So, good afternoon, everyone. Am I audible to online students? Okay. तो अभी तक हमने क्या देखा है? देखा कि मॉडर्न, हाँ, थॉट मॉडर्निटी देखी है. तो थॉट मॉडर्निटी का क्या मतलब था, बताइए. हाँ, डेटा पे. हाँ, साइंटिफिक टेम्पर बढ़ रहा है. लेकिन इसके साथ मेन चेंज क्या हो रहा है? लोगों का पर्सपेक्टिव. हाँ, लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है कि हम सोसाइटी को कैसे देखें. पहले क्या होता, सोशल फिनोमेना कैसे देखते थे, जो आपने बताया रिलीजन के थ्रू देखते थे. अब हम कैसे देखेंगे? अब हम उसमें देखेंगे कि कोई मेरे पास फैक्ट्स हो, प्रूफ हो, उसके थ्रू हम सोशल फिनोमेना को देखेंगे. तो अब इससे क्या हो गया, वे ऑफ लुकिंग एट सोशल रियलिटी गॉट चेंज. अब न्यू वेज में हम देख रहे हैं ना उन सोशल रियलिटीज़ को, तो वो चेंज हो गया. तो अब जब ये चेंज होगा तो उसका इम्पैक्ट कहाँ दिखेगा? सोसाइटी में. किन किन प्रोसेसेस में दिखेगा? हाँ. हाँ. और क्या दिखेगा? रेनासा बेसिकली क्या बोल रहा है? बोल रहा है ह्यूमंस को कि आपके जो बायसेज हैं, जम्पशंस हैं, जो रिलीजन आपको देता है, आप उससे फ्रीडम पाओ. तभी तो एनलाइटनमेंट होगा. एनलाइटनमेंट क्या है? कि जो गलत नॉलेज आपके दिमाग में है उसको हटा करके आप ट्रू नॉलेज लो. तो उसी को एनलाइटनमेंट बोलते हैं. जैसे बुद्धा एनलाइटेंड है. क्यों बुद्धा एनलाइटेंड है? कि इसलिए उनको पता चला कि बेसिकली ये जो वर्ल्ड है वो चलता कैसे है. जैसे उन्होंने दुख का कॉन्सेप्ट दिया. हाँ. तो इस तरह से वो क्या बता रहे कि ये बेसिक चीज़ें हैं जो सोसाइटी में होंगी. तो उन्होंने किस एजम्पन्स को हटाया? उस टाइम का जो रिलीजियस एजम्पन था जिसके कारण लोगों को प्रॉब्लम होते थे, उसको उन्होंने हटाया. तो जब रेनासा हुआ तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ें हटेंगी. तो जब आदमी फ्री होगा तो क्या करेगा? राइट्स डिमांड करेगा. किस तरह के राइट्स डिमांड करेगा? इक्वालिटी करेगा. राइट टू लाइफ का डिमांड करेगा. पहले क्या था, किंग किसी को भी पनिश कर सकता है, किसी को भी कैपिटल पनिशमेंट दे सकता है. अब क्या होगा, वो राइट टू लाइफ वो बोलेंगे कि नहीं, राइट टू लाइफ तो मेरा एक इनहेरेंट राइट है. किसी भी फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, उसको फंडामेंटल क्यों बोलते हैं? किस क्यों चाहिए वो? हाँ, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की डिग्निटी तभी हो सकती है जब उनके पास कुछ बेसिक राइट्स हो. जैसे राइट टू लाइफ है, तो वो क्या करता है, आपके लाइफ की डिग्निटी को सिंबलाइज करता है. जैसे इक्वालिटी है, वो क्या बताता है? वो भी आपकी डिग्निटी को लाता है कि हर कोई इक्वल है. और क्यों इक्वालिटी लानी पड़ रही है? क्योंकि सारी सोसाइटी, वेस्टर्न से लेकर ईस्टर्न तक सोसाइटी में इनइक्वालिटी थी. वो किस फॉर्म की इनइक्वालिटी थी? ट्रेडिशनल फॉर्म की इनइक्वालिटी थी. ट्रेडिशनल फॉर्म की इनइक्वालिटी कहाँ से आती है? रिलीजन से आती है. क्योंकि रिलीजन का मेन रोल था ना उस टाइम सोसाइटी में. अब ये बोल रहे हैं कि जब हम रिलीजन को रिप्लेस करेंगे तो किसको लाएंगे वहाँ पे? ह्यूमंस को ला रहे हैं वहाँ पे. तो वो ह्यूमन कौन? सारे ह्यूमंस. चाहे उसकी बाउंड्री आप हटा दो नेशन स्टेट की, उसके बाद भी जो ह्यूमन है वो भी इक्वल है. तो बिलीव किस में हो रहा है? बिलीव हो रहा है ह्यूमन पावर में, टू मेक चेंज, टू मेक दिस सोसाइटी बेटर. तो इससे क्या आइडिया आएगा? सोसाइटी बेटर करने का मतलब क्या है? प्रोग्रेस. तो आप जैसे देखते हो ना, कोई भी वर्ड हर जगह देखते हो ये प्रोग्रेस लिखा होता है. तो प्रोग्रेस किस डायरेक्शन में? किस में? हाँ, पॉजिटिव. जैसे एग्जांपल दीजिए किस तरह से. हाँ, कि रैशनल बेसिस पे प्रोग्रेस. कि हम प्रोग्रेस उसी को मानेंगे जिससे ह्यूमैनिटी के लाइफ में चेंजेज आ रहे हैं, लाइफ बेहतर हो रहा है. उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रेस बोलेंगे. इसलिए दो होता है ना, कि जैसे चेंज हुआ, गवर्नमेंट कोई लॉ बनाई, तो आप देखते हो न्यूज़पेपर लिखता है कि दिस इज ए रिग्रेसिव लॉ. रिग्रेसिव लॉ क्यों है? क्योंकि ये ह्यूमन इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है, लिबर्टी के आइडियाज पे बेस्ड नहीं है. तो कोई भी लॉ, कोई भी डिसीजन अगर लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल पे बेस्ड नहीं है, उसको क्या बोलेंगे हम? रिग्रेसिव लॉ. रिग्रेसिव लॉ का एग्जांपल बताइए कोई.
कोई भी सिटीजन कैसे है ये हाँ कि सिटीजन क्या है? जब आप सिटीजन को, जैसे जेंडर इक्वालिटी, इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक वैल्यूज़, तो एग्जाम्पल जो ऑनलाइन भी है वो भी आप भी बताइए कि कौन से किसी लॉ, एक प्रोग्रेसिव लॉ का और एक रिग्रेसिव लॉ का एग्जाम्पल बताइए। हाँ, प्रिवेंटिव डिटेंशन के जितने भी एक्ट होंगे वो क्या होंगे? रिग्रेसिव होंगे। क्यों रिग्रेसिव होंगे? क्योंकि रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है? रूल ऑफ लॉ ये बोलता है कि आपको जब तक एक जज, कोर्ट ऑफ लॉ जब तक डिसाइड नहीं करता है कि आप गिल्टी हैं, तब तक आप गिल्टी साबित नहीं होंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या करता है? स्टेट को पावर देता है कि आपके क्राइम कमिट करने से पहले ये स्टेट आपको इनकार्सिरेट कर सके। एएफएसपी है। हाँ, अब देखते होंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन में लोग 1-1 साल जेल में रहते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। हाँ, सस्पेक्ट टाइप कि आपको रखा गया है, पॉलिटिकल कारण से भी आपको रख सकते हैं और कोई और भी सिक्योरिटी रीजंस भी हो सकते हैं उसके लिए। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ किस तरह का लॉ हो गया? प्रोग्रेसिव नहीं है, रिग्रेसिव है। इसलिए आप देखते होंगे डिबेट होता होगा। डिफेमेशन लॉ, क्रिमिनल डिफेमेशन, सिविल डिफेमेशन, पता है ना डिफेमेशन क्या होता है? हाँ, कैसे आया डिफेमेशन लॉ? डिफेमेशन कॉन्सेप्ट कैसे आया? नहीं, कॉन्सेप्ट आया कैसे होगा डिफेमेशन का? किसी को नहीं। कभी भी कोई लॉ आएगा इस तरह का तो किस लिए आएगा? कोई भी डोमिनेंट ग्रुप होगा, पावरफुल ग्रुप होगा, उसको प्रॉब्लम हुई होगी लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से, तो आएगा। तो डिफेमेशन लॉ आता है इंग्लैंड से। इंग्लैंड में जब ये ख़त्म होता है, आपको अग्रेरियन सिस्टम और इंडस्ट्रियल सिस्टम की तरफ वो मूव करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो अब लेबर है, अब तो फ्री हो गया वो लॉर्ड से, तो वो उसको जब काम नहीं मिलता था तो वो क्या कर, वो लड़ तो सकता नहीं है लॉर्ड से, क्योंकि लॉर्ड बहुत पावरफुल था, तो उसके बारे में कुछ से कुछ बोलता था, कहीं पैम्पलेट लगा दिए। तो इसके लिए उन्होंने डिफेमेशन लॉ लाए। लेकिन डिफेमेशन लॉ के साथ दिक्कत क्या थी? लेबर के पास कुछ पैसा तो है ही नहीं, तो वो आपको क्या देगा मानहानि में? तो इन्होंने ला दिया क्रिमिनल डिफेमेशन कि अगर आपके पास पैसा नहीं है और हम क्रिमिनल डिफेमेशन के जाते हैं तो आपको जेल हो जाएगी। तो ये भी क्या हो गया? रिग्रेसिव लॉ का एक एग्जाम्पल हो गया। क्यों? क्योंकि ये अगर हमको लग भी रहा है कि कोई आदमी गलत कर रहा है तो भी हम नहीं बोल सकते हैं। इंडिया में देखिए मी टू मूवमेंट हुआ था। पता है क्या था मी टू मूवमेंट? हाँ हाँ, मी टू मूवमेंट था। मी टू मूवमेंट में बहुत सारे लोगों ने सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस रेज किए, लेकिन उसमें क्या हुआ? बहुत सारे लोगों ने डिफेमेशन फाइल किए। तो जब डिफेमेशन फाइल हुआ तो उस टाइम बहुत सारे पिटिशंस भी फाइल हुए कि आप डिफेमेशन को हटा दो, नहीं तो फिर तो कोई बोल ही नहीं पाएगा ना पावरफुल के खिलाफ। अगर आप आज बोल, जैसे क्या होता है आप देखते होंगे कि किसी ने पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ लिखा, कार्टून बनाया, उसको पुलिस उठा के ले जाती है। आप किसी रिलीजन के बारे में कुछ बोल दिए, यहाँ पे लॉ है 295A, उसके अंदर आप जेल चले जाएंगे। तो ये सारे लॉ क्या करते हैं? हमारे फ्रीडम को कंस्ट्रेन करता है। उस फ्रीडम को कंस्ट्रेन करने कोई रैशनल बेसिस तो नहीं है। अगर, क्योंकि आप जैसे फ्रांस देखोगे, फ्रांस में राइट टू ऑफेंड एक फंडामेंटल राइट की तरह देखा जाता है कि एक इंडिविजुअल का राइट है कि दूसरे को ऑफेंड करे, और ख़ास तौर पे अगर वो पावरफुल है तो एक वीक का राइट है कि राइट टू ऑफेंड। ऑफेंड मतलब ब्लास्फेमी भी वो कर सकता है। चार्ली हेब्डो, उसने कार्टून्स बनाए ना सारे रिलीजन के, क्योंकि वहाँ पे उनको वो राइट मिले। हाँ, वहाँ लीगल है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ, जैसे आप यूएस चले जाओ वहाँ पे भी आप कर सकते हो। ले क्या? हाँ, वहाँ पे जैसे फ्लैग है, आप फ्लैग को किसी भी तरह से यूज कर लो, कोई उससे वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो हाँ, वो आपका फ्रीडम है ना। आप आइडिया किस पे है? हम लोग आज पढ़ेंगे रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया पढ़ेंगे। तो जो हमारा पूरा का पूरा जो ये सेटिंग ही है स्टेट और सिटीजन का, वो डिपेंडेंट है कॉन्ट्रैक्ट पे। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि हम आपको कुछ फ्रीडम्स देंगे। फ्रीडम कौन से दिए? कि हम वायलेंस नहीं करेंगे,
अब वायलेंस नहीं कर सकते ना, वायलेंस करेंगे तो आपको स्टेट जो है पनिश करेगी। हम वायलेंस नहीं करेंगे, हम रूल्स फॉलो करेंगे। रूल्स क्या फॉलो करेंगे? आपने ट्रैफिक लाइट लगा दिया तो हम उसको फॉलो करेंगे, कोई भी रूल्स बनाया। इन रिटर्न क्या होगा? स्टेट हमको प्रोटेक्ट करेगी। प्रोटेक्ट किन चीज़ों से? इकोनॉमिक प्रोटेक्शन भी होगा कि अगर हम भूखे हैं, मर रहे हैं, तो स्टेट हमको खाना देगी। पॉलिटिकल प्रोटेक्शन कि अगर मेरा रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है तो उस केस में भी स्टेट हमको प्रोटेक्ट करेगी। और जो फिजिकल प्रोटेक्शन है वो है ही। तो वहाँ पे क्या है कि इंडिविजुअल राइट्स, जब भी सोसाइटी प्रोग्रेस करती है तो इंडिविजुअल राइट्स क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। और स्टेट के पावर क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा पॉलिटी में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या होता है लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब? नहीं, कि स्टेट की पावर लिमिटेड है। जो हमारा पार्लियामेंट है वो सॉवरेन नहीं है। सॉवरेन कौन है? सॉवरेन हम लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं इस देश के, जो वो सॉवरेन है। तो लिमिटेड स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है। तो मॉडर्न टाइम में जो भी स्टेट होगा वो लिमिटेड होगा, उसकी पावर लिमिटेड होगी, वो इंडिविजुअल राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं कर सकता है। अगर इंडिविजुअल राइट्स को इन्फ्रिंज करेगा तो हम क्या बोलते हैं? स्टेट ऑटोक्रेटिक हो गई है। स्टेट क्या हो रहा है? डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज स्टेट में डेवलप हो रही है। तो क्या हो गया? यहां से जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं वो लिमिटेड आइडिया कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। तो रेनासा ने जब इन थॉट्स को लाया तो उसका सोसाइटी में उसका इम्पैक्ट दिखने लगा। कैसे दिखा? यूनिवर्सिटीज़ क्रिएट हुए। यूनिवर्सिटीज़ क्रिएट होने से क्या होगा? लिटरेट लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, पढ़े लिखे की, इंटेलेक्चुअल्स की। इंटेलेक्चुअल्स कौन बनता है सोसाइटी में? नहीं, वो किस ग्रुप से आता है इंटेलेक्चुअल? मिडिल क्लास। एलीट क्या पढ़ेगा? एलीट हमेशा पढ़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेगा। एलीट जो है उसके जो काम है उसके बारे में पढ़ेगा। एलीट पढ़ेगा लिटरेचर, वो भी किसके लिए? शौक के लिए पढ़ेगा। मिडिल क्लास क्यों पढ़ेगा? क्योंकि मिडिल क्लास ही चेंज लाता है सोसाइटी में। तो वहाँ पे मिडिल क्लास क्या करेगा? नए तरीके से उस चीज़ों को देखेगा। तो अब यूनिवर्सिटी बन गए तो एक नया मिडिल क्लास क्रिएट होगा। ट्रेडिंग बढ़ गए। ट्रेडिंग कैसे बढ़ रहे हैं? नए सी रूट्स खोजे गए, उससे लोग जा रहे हैं, तो ट्रेडिंग इंक्रीज हुए। तो ट्रेडिंग इंक्रीज होंगे तो उनकी इकोनॉमिक कैपेसिटी बढ़ेगी। इकोनॉमिक कैपेसिटी बढ़ेगी तभी तो मिडिल क्लास क्रिएट होगा ना। पहले सोसाइटी में कैसे होते थे? दो ही क्लास होंगे, एक जमींदार का क्लास हो गया और एक जो है लेबर का क्लास हो गया। अब इनके बीच में एक क्लास आ रहा है। वो क्यों इमर्ज हो रहा है? वो इमर्ज हो रहा है ट्रेड के कारण, वो इमर्ज हो रहा है यूनिवर्सिटीज़ के कारण। तो अब ये मिडिल क्लास क्या करेंगे? ये करेंगे प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट किसके खिलाफ? स्टेट के पावर के खिलाफ। तो फ्रांस में भी ऐसा प्रोटेस्ट हुआ, रिवॉल्यूशन हुआ, और माना जाता है कि इट वाज ए टोटल रिवॉल्यूशन। क्या होता है रिवॉल्यूशन? इंडिया में रिवॉल्यूशन का एग्जांपल दीजिए। मूवमेंट है ये सब। ग्रीन रिवॉल्यूशन रिफॉर्म है, वो रिफॉर्म है। क्योंकि देखिए, रिवॉल्यूशन हम तब बोलेंगे जब सोशल स्ट्रक्चर चेंज होगा। सोशल स्ट्रक्चर चेंज होने का मतलब है कि वुमेन इक्वल नहीं थी और अचानक से इक्वल हो गया, तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना। रिवॉल्यूशन हम कब बोलेंगे? जब सोसाइटी में इकोनॉमिक सिस्टम जो है एग्रीकल्चर पे था और चेंज आने से अचानक से कैपिटलिस्टिक हो गया। तो जो चेंज आ रहा है इकोनॉमिक सिस्टम में वो क्या करेगा? सारे सोशल वर्ल्ड को ही चेंज कर देगा। फ्यूडलिज्म से आप एग्रीकल्चर से आप इंडस्ट्री में काम करने लग गए तो क्या होगा? आपका फैमिली सिस्टम चेंज हो जाएगा। कैसे होगा फैमिली सिस्टम? इंडस्ट्री में काम करने के लिए लोग कहाँ करेंगे? माइग्रेट करेंगे इंडस्ट्रियल सिटीज़ में। तो न्यूक्लियर फैमिली बनेगी, जॉइंट फैमिली से। जो डिस्टेंस होता है रिलेशनशिप का, कैसे डिस्टेंस होता है रिलेशनशिप का? जैसे आप एक विलेज के अंदर मैरिज नहीं कर सकते हैं, वो डिस्टेंस अब कंप्रेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ विलेज नहीं है, यहाँ सब डाइवर्स लोग हैं, एक ही बिल्डिंग में डाइवर्स सोसाइटी के लोग रह रहे हैं। तो अब मैरिजेज कहाँ हो रहे हैं? आसपास हो रहे हैं।
पहले मैरिजेज कहाँ होते थे? दूर होते थे। पहले लोग किसके साथ काम कर रहे थे? हाँ 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 हाँ, वो भी हो रहा है, लेकिन वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है उसमें। क्योंकि आप देखो मैरिज का सिस्टम भी चेंज हो रहा है ना आज के डेट में। हम अरेंज मैरिज से लव मैरिज की तरफ मूव कर रहे हैं। तो वहाँ पे अब जीवन साथी के थ्रू तो लव मैरिज हो नहीं सकता है तो हाँ हाँ, हम उसको देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन। किस में? नहीं नहीं, वो चेंज है, वो इवोल्यूशन है, वो चेंज है। रिवॉल्यूशन क्या कर देगा? अगर मैरिज के इंस्टीट्यूशन को ही चेंज कर दे तो उसको हम रिवॉल्यूशन बोलेंगे। हाँ, जैसे अब शादी के लिए आपको लेजिटिमेसी की ज़रूरत नहीं है, लिव इन पार्टनर्स कोई लेजिटिमेसी नहीं मांगते हैं। वो अगर डोमिनेंट फॉर्म ऑफ मैरिज हो जाता है तो हम इसको बोलेंगे कि बिग चेंज है। ओपन मैरिज, सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो गए। जैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे मैरिज उसमें कि कैसे कैसे मैरिज, इंटीमेसी, इन सब के फॉर्म्स चेंज हो रहे हैं। तो ये सब जब चेंजेज आएंगे तो सोसाइटी के हर डोमेन्स पे इम्पैक्ट करेंगे। पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट होगा? लोग बोलेंगे हम मोनार्क की बात क्यों माने? मोनार्क की बात लोग पहले क्यों मानते थे? क्योंकि उसके पास डिवाइन राइट्स थे, गॉड से डायरेक्टली उसको राइट्स मिलते थे। चर्च उस बोलता था किंग डिवाइन है। अब बोलेगा डिवाइन वाइन कुछ नहीं है, किंग का डिसीजन गलत है क्योंकि ये रैशनल नहीं है। तो वो सब चेंजेज आएंगे। तो हम जब रिवॉल्यूशन बोलते हैं तो हम इसको देखते हैं चेंजेज इन सोशल स्ट्रक्चर। अब इसका एग्जांपल इंडिया में देखते हैं। राइज ऑफ अदर बैकवर्ड कास्ट, ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लास इन नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स इज कॉल्ड साइलेंट रिवॉल्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, वो रिवॉल्यूशन उसको ट्रांसफॉर्मेटिव बोलते हैं क्योंकि वो स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर रहा है, वो रिफॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे रिफॉर्म लाता है। इसीलिए एक डीपीएसपी लाया गया कि जो रिफॉर्म तुरंत नहीं ला सकते वो क्या होगा? हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टेट की जिम्मेदारी है कि रिफॉर्म लाए। अदर बैकवर्ड क्लास इन नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स और ऑल्सो इन साउथ इंडियन पॉलिटिक्स इज कॉल्ड साइलेंट रिवॉल्यूशन। पॉलिटिक्स में पहले कौन थे पावरफुल? अपर कास्ट। जैसे डेमोक्रेसी आती है तो नंबर गेम हो जाता है डेमोक्रेसी, तो ओबीसी ग्रुप जो होगा वो नॉर्थ इंडिया में पावर लेगा। आप देखो बिहार, यूपी, तो वहाँ पे इनका राइज हुआ जो ड्यूरिंग 90s। तो इसको साइलेंट रिवॉल्यूशन बोला जाता है क्योंकि रूल जो पहले कर रहा था वो रूल नहीं कर रहा है, अब कोई और रूल कर रहा है। साइलेंट रिवॉल्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें रिवॉल्यूशन में जनरली वायलेंस होता है। रिवॉल्यूशन एक जो प्रोसेस होता है उसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा और वायलेंस होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिवॉल्यूशन हैं जिसमें अब वायलेंस नहीं होते हैं, डायरेक्ट वायलेंस होंगे अदर फॉर्म में। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन है, कोई वायलेंस नहीं हुआ लेकिन उसको भी रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो रिवॉल्यूशन के आइडिया को हम इस तरह देखते हैं कि स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए वायलेंटली और नॉन वायलेंटली, और जो हम बोलते हैं ना रैपिड चेंज, रिवॉल्यूशन क्या करेगा? रैपिड चेंज लाएगा, सडन चेंज। लेकिन वो सडन चेंज का मीनिंग क्या होता है सोशियोलॉजी में? 10 साल 15 साल के अंदर अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसको हम सडन बोलेंगे। इतना बड़ा चेंज आ रहा है कि 10 साल में आपने मोनार्की ही हटा दी, तो ये तो बहुत बड़ा चेंज हो गया ना, तो उसको भी हम रिवॉल्यूशन बोलेंगे। तो रिवॉल्यूशन क्या हो गया? चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर, इट हैज़ टू बी सडन और रैपिड। हाँ हाँ, नहीं, सोशल स्ट्रक्चर चेंज हुआ ना, जैसे अग्रेरियन सिस्टम है। अग्रेरियन सिस्टम क्या है? एक सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट है क्योंकि इकोनॉमी उस पर डिपेंडेंट है। हाँ, सारे सोशल स्ट्रक्चर के ही पार्ट हो जाएंगे इकोनॉमी। हाँ हाँ, देखिए मूवमेंट होता है कि जब हम लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग स्ट्रगल अगर किसी चीज़ के लिए, किसी चेंज के लिए, रिफॉर्म के लिए, तो उसको हम मूवमेंट बोलते हैं। रिवॉल्यूशन जब होगा तो एक ऑल कास्ट ऑल क्लास होंगे उसमें, और उनके जो आइडिया होंगे वो छोटे इंक्रीमेंटल चेंज नहीं होगा। मूवमेंट, हाँ, वो बिग चेंज की बात करेंगे रिवॉल्यूशन। जैसे मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशन क्या बोलेगा कि कैपिटलिज्म को हटा के कम्युनिज्म लाना है, वो हो गया रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या बोला? उसने अग्रेरियन स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने सिटीज क्रिएट कर दिए पूरे वर्ल्ड में। जो आदमी अपने आसपास वालों के साथ
फील्ड में काम करता था, वो कहाँ काम कर, स्ट्रेंजर्स के साथ इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है। तो मूवमेंट हो गया कि जो लॉन्ग टर्म कोई अगर प्रोटेस्ट चलता है, जिसमें मूवमेंट हम देखते हैं आइडियोलॉजी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होगा, उनका रिसोर्स कहाँ से लाएंगे, लीडरशिप होगी, तो उसको मूवमेंट बोलते हैं। रिवॉल्यूशन क्या हो गया, उसी का एक लार्जर पार्ट हो गया, एक्सट्रीम पार्ट हो गया। प्रोटेस्ट क्या हो गया, छोटा सा जो कुछ समय के लिए हुआ फिर वो खत्म हो गया, तो प्रोटेस्ट हो गया। जैसे अन्ना हजारे, तो वो मूवमेंट नहीं था, वो क्या था, प्रोटेस्ट था। जैसे जो अभी का फार्मर्स प्रोटेस्ट आपने देखा, नहीं वो प्रोटेस्ट है, लेकिन जब हम फार्मर्स मूवमेंट बोलते हैं तो हम 91 के बाद जितने भी मूवमेंट्स आए हैं सबको एक साथ क्लब करते हैं कि उसी मूवमेंट अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग टाइम पे आ रहा है, जिसको न्यू फार्मर्स मूवमेंट बोलते हैं। यूपीएससी ने पूछा है कि, तो वो हम लोग देखेंगे मूवमेंट में कि न्यू सोशल मूवमेंट, ओल्ड सोशल मूवमेंट में क्या डिफरेंस है। हाँ हाँ, नहीं देखिए, रिजल्ट कोई जरूरी नहीं कि रिवॉल्यूशन में भी आएगा। मूवमेंट में क्या होता है, आप पावरफुल के साथ नेगोशिएट करते हो कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो हम रोड बंद कर देंगे, हम काम नहीं करेंगे। रिवॉल्यूशन में नेगोशिएशन नहीं होता है। रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन एक फेल्ड रिवॉल्यूशन है। क्यों? आपने इकोलॉजी वहाँ की बर्बाद हो गई, इनइक्वालिटी बढ़ गई, वुमेन डोमेस्टिकेट हो गई, वुमेन का पोजीशन बहुत ही खराब हो गया, इन्वायरमेंट का हो गया। हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे, तो रिवॉल्यूशन हमको पॉजिटिव आउटकम भी दे सकता है और नेगेटिव आउटकम भी दे सकता है। हाँ, नहीं मूवमेंट भी सोशल ही होगा, लेकिन उनको रिफॉर्म चाहिए, उनके डिमांड्स होंगे जिसके लिए वो स्टेट से या जो भी पावरफुल ग्रुप है उससे वो डिमांड करेंगे। जैसे डिमांड करेंगे कि हमको ये लॉ जो आपने बनाया वो लॉ हटा दो या नया लॉ बना दो। रिवॉल्यूशन बोलेगा नहीं, ये जो स्ट्रक्चर ही है वही गलत है। तो रिवॉल्यूशन क्या होता है कि कॉन्शियसनेस, डीप थॉट पे एक आइडियोलॉजी होगी, उस पर रिवॉल्यूशन होगा। तो उस तरह से हम रिवॉल्यूशन को देखते हैं। नोट्स कब में, नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को, कल मिल जाएंगे नोट्स। तो रिवॉल्यूशन क्या करेगा, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या किया कि सोशल स्ट्रक्चर में चेंज किया। क्या चेंज किया? मोनार्की हटा के डेमोक्रेसी ले आया। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में क्या चेंज हुए? फ्यूडलिज्म हटा के कैपिटलिज्म आ गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यहाँ नहीं होगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इसके बाद होगा ब्रिटेन में। और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में क्या चेंज हुए? सिटीजन का कॉन्सेप्ट आ गया, राइट्स के कॉन्सेप्ट आ गए कि अब विल ऑफ द किंग नहीं होगा, अब द लेटर ऑफ द लॉ होगा। तो क्या हो गया, ये चेंज हो गया ना, सारे स्ट्रक्चर में चेंज ला रहा है। इसको क्या बोलेंगे? टोटल रिवॉल्यूशन बोलेंगे। कोई रिवॉल्यूशन हो सकता है एक ही स्ट्रक्चर में चेंज लाए। जैसे इंडिया जब डेमोक्रेसी अपनाई और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज दी, तो एक रिवॉल्यूशनरी मोमेंट है, क्योंकि उस वेस्ट को भी लग गए 100-150 साल वुमेन को वोटिंग राइट्स देने में या हर किसी को वोटिंग राइट्स देने में। Revolution movement is only for, no, movement can have multiple causes also, like in the recent farmers protest we have seen farmers issue, human rights issues and issues of women. All these issues were raised by the protesters. रिवॉल्यूशन क्या होगा, वो बोलेगा कि जो ये फार्मिंग ही जो है, इसमें लैंड ओनर के पास जो है इतना अधिक लैंड है, लेबरर्स के पास लैंड नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, लैंड सब में बराबर बांट देते हैं। लैंड रिफॉर्म तो स्टेट कभी रिवॉल्यूशन नहीं करेगी। रिवॉल्यूशन कहाँ से होगा? कौन सी जनता करेगी रिवॉल्यूशन? विक्टिम्स, जिनको जो स्ट्रक्चर के विक्टिम्स होंगे वो रिवॉल्यूशन करेंगे। जैसे वुमेन, तो वुमेन जब रिवॉल्यूशन के लिए जाएगी, क्यों? क्योंकि वो पेट्रियार्की की विक्टिम है। फार्मर्स जब जाएंगे, वो क्यों जाएंगे रिवॉल्यूशन के लिए? क्योंकि वो कैपिटलिज्म के विक्टिम है। मार्क्सिस्ट जब रिवॉल्यूशन के लिए जाएंगे तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि हम लोग विक्टिम है इस कैपिटलिस्ट सिस्टम के, इनइक्वालिटी के। तो जो विक्टिम्स होते हैं, जिनके अंदर वो फीलिंग होती है, तो वही जाएंगे। तो विक्टिम्स कौन होगा? जिसको समझ में आएगा कि उनके साथ गलत हो रहा है, वही विक्टिम होगा ना। तो रिवॉल्यूशन के लिए आपको उस तरह का थॉट चाहिए। उसको भी एक रिवोल्यूशनरी मोमेंट बोलते हैं, रिवॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपने एक साथ सबको वोटिंग राइट्स दे दिया।
सो जब फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन आएगा तो थॉट मॉडर्निटी आ गई हमारी रेनेसां से। अब उसी मॉडर्निटी पे हम क्या करेंगे, एक्ट करना चालू करेंगे। अब हम बोलेंगे यार ठीक है, ये तो समझ में आ गया, रिलीजन का रोल नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल के पास राइट्स होने चाहिए, लेकिन वो राइट्स आएंगे कैसे? तो लोग करेंगे अब वहाँ पे प्रोटेस्ट करना चालू करेंगे। पहले रजिस्ट करेंगे किंग के पॉलिसीज़ को, धीरे धीरे वो मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको जनरली 1789 से 1815 के पीरियड में इसको देखा जाता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब इमर्ज हुआ वो दो आइडियाज पे इमर्ज हुआ। पहला आइडिया था रैशनलिस्ट क्रिटिक। एग्जाम्पल दीजिए, रैशनलिस्ट क्रिटिक का क्या होगा? हाँ, मतलब रैशनली क्रिटिक किया उस टाइम के सोशल स्ट्रक्चर को, तो किस चीज़ को क्रिटिक किया होगा? हाँ, क्लास को करेगा। दूसरा क्या करेगा? चर्च के पावर को करेगा, एब्सोल्यूट मोनार्की को करेगा, नोबेल्स के जो पावर्स हैं उनको करेगा। तो रैशनलिस्ट क्रिटिक किसके अपोजिशन में? इन अपोजिशन टू द चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च, एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब क्या होता है? वहाँ पे ऐसा पता है आपको, फ्रांस में ऐसा नहीं था कि मोनार्की के पास एब्सोल्यूट पावर था। फ्रांस में फ्रांस स्टेट्स जनरल होते थे, तो वो मोनार्क को बता सकता है पॉलिसीज़ के बारे में कि आप ये पॉलिसीज़ मोनार्क को अपनाना होगा, और मोनार्क वो उसके जो भी डिसीजंस होंगे मोनार्क को मानने होंगे। लेकिन स्टेट्स जनरल को ओनली द किंग कैन कन्वीन। किंग ने अगर कन्वीन नहीं किया तो लेजिटिमाइज नहीं होगा, उसके बात नहीं मानी जाएगी। किंग उसको कन्वीन ही नहीं करता था। 1614 के बाद कभी कन्वीन ही नहीं हुआ था स्टेट जनरल। मतलब 150 साल से किंग ने कभी बुलाया ही नहीं उस पार्लियामेंट को। तो ये क्या दिखाता है कि एब्सोल्यूट मोनार्की में वो कन्वर्ट हो गया। किंग ही सब कुछ है, सब सारे पावर उसके पास है। कि रैशनली किसी चीज़ को साइंटिफिक बेसिस पे क्रिटिक करना, रैशनल थॉट्स पे। जैसे डिवाइन पावर ऑफ किंग, तो इसको आप कैसे क्रिटिक करोगे? आप बोलोगे अगर किंग डिवाइन है तो किंग को बोलो कि पॉवर्टी खत्म कर दे इससे, क्योंकि अगर किसी के पास डिविनिटी है तो आराम से खत्म कर सकता है पॉवर्टी। हाँ हाँ, तो अब क्या, तो इसका मतलब है किंग नहीं कर सकता पॉवर्टी खत्म, या किंग अगर ड्रॉट चल रहा है कई सालों से, किंग अगर बारिश नहीं करवा सकता तो डिवाइन नहीं है। तो इस तरह से क्रिटिक चालू होंगे। हाँ, लॉजिकल आइडिया जाएंगे, रैशनल आइडिया जाएंगे, और वो क्या करेंगे, क्रिटिक चालू करेंगे। तो यहाँ पे जो रेजीम था उसको क्या बोलते थे उस टाइम, फ्रांस के रेजीम को? नहीं नहीं, नाम था उसका क्या? नहीं, वो तो किंग था। एंसियन रेजीम बोलते थे। किसका? जो उस टाइम का जो रेजीम चलता था उसको फ्रांस में, फ्रेंच में एंसियन रेजीम बोलते थे। एंसियंट रेजीम हुआ उसका इंग्लिश में। तो उसका नाम था कि जो रेजीम चला, क्योंकि बहुत सालों से चला था। बॉर्बन डायनेस्टी थी वहाँ पे, तो बॉर्बन डायनेस्टी का बहुत, अब लुई, अब जब रिवोल्ट होता है तो लुई 16 है, तो जो उससे पहले 15 किंग आ चुके हैं। तो एनसीएम रेजीम था। अब इस एनसीएम रेजीम में कितने क्लास थे? स्टेट्स बोलते थे। क्लास का आइडिया था नहीं, तो 3 तरह के लोग थे। ये था चर्च, क्लर्जी। दूसरा था नोबिलिटी, हाँ, और तीसरा था कॉमन पीपल। इसमें बहुत 3 ग्रुप थे। नोबिलिटी में एरिस्टोक्रेट्स मतलब जो किंग के साथ काम करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनके हेड होते हैं, उनको एरिस्टोक्रेट्स बोलते थे। तो हाँ, 3 ग्रुप थे सोसाइटी में। तीनों ग्रुप के अलग अलग राइट्स थे। ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या होगा, अलग अलग ग्रुप के अलग अलग राइट्स होंगे, जैसे कास्ट सिस्टम में हम देखते हैं। तो यहाँ पे भी तीनों ग्रुप के अलग अलग राइट्स थे। हाँ, जो क्लर्जी था वो, उन पे किंग्स के लॉ भी नहीं लगते थे। न किंग्स के लॉ लगेंगे, न किंग्स को टैक्स पे करेगा, न किंग उनको टैक्स के लिए बोल सकता है क्लर्जी पे। और फ्रांस का क्लर्जी 1/10 ऑफ लैंड जो था वो ओन करता था।
परसेंटेज इनका क्या था, 1%, टोटल पॉपुलेशन का 1%, और वो ओन कितना करते थे, 10%। क्या वो वहाँ पे चर्च सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन था। जो हमने देखा था कि चर्च और किंग ने कल्यूड किया लोगों पे कंट्रोल करने के लिए, और चर्च एक करप्ट इंस्टीट्यूशन बन गया वहाँ पे। तो उन्होंने ऐसे रूल्स बनाए कि किंग के लॉ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे नहीं हो सकते, क्योंकि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन किंग से बड़ा है। और किंग को कहाँ से लेजिटिमेसी मिलती थी कि जैसे किंग बना, पोप आ गया और बोल देता था कि ये तो डिवाइन है किंग, तो लोग मान लेते थे। तो उसमें रूल ये था कि इन पे टैक्स किंग भी नहीं लगा सकता है, और अगर किंग लगाने की टैक्स कोशिश करता था तो वो क्या करता था, जो उसके फॉलोअर्स होते थे उसको किंग के खिलाफ रिवोल्ट करवा देता था। किसके टाइम? हाँ हाँ, लेकिन क्लर्जी को सब कोई टैक्स पे करेगा, कॉमन मास जो होगा वो क्लर्जी को रिलीजियस टैक्स पे करेगा। रिलीजियस मतलब चर्च क्या कर रही है, टैक्स भी ले रही है, तो चर्च भी एक स्टेट की तरह काम कर रही है। फिर ये नोबिलिटी था, ये 3% था। इनमें भी बहुत सारे लोगों के पास ह्यूज ट्रैक्ट ऑफ लैंड था, और उस लैंड पे क्या होता था, जो पीजेंट थे वो इनके साथ अटैच थे, वो इनके लैंड पे खेती करते थे, और ये सारा का सारा प्रॉफिट खुद लेते थे। तो ये 3% हो गए। 96% कॉमन मास था। ये जो कॉमन मास था इसमें 3 ग्रुप थे। पहला था मिडिल क्लास। ये मिडिल क्लास कौन था? मिडिल क्लास था जो जो नए सी रूट्स हुए थे, उसके कारण वो पूरी दुनिया घूम चुका था, उसमें बहुत सारे लोग। तो उनको तो ये पता था कि ये चर्च का जो भी बात है वो सारा सही नहीं है, और भी सोसाइटीज़ है जो हम लोगों से बेहतर है, और रिलीजन कोई ऐसा नहीं कि रिलीजन गॉड ने क्रिएट किया। उनके दिमाग में ये सब आइडिया आ रहे थे कि रिलीजन अगर गॉड क्रिएट करता तो हर जगह एक ही जैसा रिलीजन होता। तो ये इंटेलेक्चुअल, ये यूनिवर्सिटीज़ भी जाने लग गए थे। तो ये इंटेलेक्चुअल क्लास थे, इनके पास वेल्थ भी था और साथ में इंटेलेक्चुअल क्लास भी थे। दूसरा ग्रुप था पीजेंट का। उस टाइम पॉपुलेशन थी फ्रांस की 25 मिलियन, उसमें अराउंड 20 मिलियन जो था वो पीजेंट था। ये पीजेंट क्या करता था, ये जो चर्च का लैंड था उस पर भी काम करता था फ्री में, जो नोबेल का लैंड है उस पर भी काम करता था। और फ्रांस में क्या था, मैक्सिमम पीजेंट लैंड ओनर थे। छोटा सा लैंड लेकिन उनके पास लैंड होगा, हाँ, स्मॉल लैंड होल्डिंग उनके पास पीजेंट के पास होता था। और ये स्मॉल लैंड होल्डिंग उनके पास क्यों थी, कि जिससे वो टैक्स पे करे। लैंड होगा तभी तो आप टैक्स पे करोगे ना। तो ये पीजेंट थे जो सबसे अधिक थे, अराउंड 80% जो है टोटल, जो थर्ड स्टेट है उसका 80% पीजेंट थे। चर्च 1% पॉपुलेशन, 10% लैंड उनका था फ्रांस का। उस पर उनको टैक्स भी नहीं देने, वो टैक्स लेते थे पीजेंट से, फ्री में वो लेबर करवाते थे उसी लैंड पे। कॉमन है 3% के अराउंड आपका नोवेल्टी है, और 1% जो है आपका चर्च का है। नोवेल्टी भी टैक्स नहीं देगा। हाँ, तो अब क्या था, लॉ ये बोलता था कि नोवेल्टी टैक्स नहीं देगा। क्यों? नोवेल्टी सर्व कर रहा है किंग को। चर्च है वो भी टैक्स नहीं देगा, तो टैक्स कौन देगा? सारा का सारा कॉमन पीपल। तो सबसे अधिक इन तीनों ग्रुप में सबसे अधिक टैक्स कौन पे करेगा? नहीं, सबसे अधिक टैक्स ये मिडिल क्लास पे करेगा, क्योंकि उसके पास अधिक वेल्थ है। तो उस टाइम क्या था कि पीजेंट की इनकम बहुत ही कम होती थी, तो उसका जो भी इनकम होता था उसका 4/5 उसके डिफरेंट टैक्सेज में ही चले जाते थे। तो अगर वो 5 रुपये कमाता था तो 4 रुपये वो टैक्स में दे देता था, उसके पास 1 ही रुपये बचते थे। प्लस उसको फ्री में लेबर करना है, चर्च के लैंड पे भी, नोवेल्टी के लैंड पे भी, तो वो सब भी उसको करना है। नोवेल्टी में जो किंग के ऑफिसर्स होते हैं, तो वो कौन है? उनको नोवेल्टी बोले। मिनिस्टर्स हो गए, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, अलग अलग पार्ट जो होता है किंगडम के, तो वो सारे उनके
नोबिलिटी के, एरिस्टोक्रेट्स बोलते हैं, ये टैक्स पे नहीं करते थे। पहला स्टेट और दूसरा ये कॉमन जो था ये बस टैक्स पे करता था। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, वो जो आपको बताया स्टेट्स जनरल, उसमें तीनों का जो वोट था 1-1-1 था। तो जैसे ही होता था कि टैक्स बढ़ाना है तो क्लर्जी और नोबिलिटी एक साथ आ जाते थे कि हाँ कॉमन मास पे टैक्स बढ़ा दो। कॉमन मास का, टोटल कॉमन मास का एक ही वोट था, क्लर्जी का भी एक वोट था और जो नोबिलिटी था उसका भी एक ही वोट था कि ये दोनों को टैक्स पे नहीं करना होगा तो ये क्या करेंगे, कॉमन मास पे टैक्स बढ़ा देंगे। तो टैक्स वहाँ पे क्या हो गया। और फ्रांस साथ में क्या हो रहा था, फ्रांस बहुत सारे वॉर्स में इन्वॉल्व था। कहाँ इन्वॉल्व था, ब्रिटेन के साथ वॉर में, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में वो जो इन्वॉल्व हो गया ब्रिटेन के खिलाफ। तो फ्रांस के पास पैसे थे ही नहीं, पैसे नहीं थे, लेकिन किंग क्या कर रहा था, लग्जरी लाइफ जी रहा था। तो वहाँ पे धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो गए। नहीं नहीं, बस क्लर्जी का 1/10 लैंड था, 10%। मोबिलिटी को भी किंग ने बहुत सारे लैंड दिए थे, यूज टैक्स ऑफ लैंड, क्योंकि नोबिलिटी भी क्या, एरिस्टोक्रेट क्या करता है, स्टेट्स क्रिएट करता है। पहले स्टेट का आइडिया था, तो वो एक बड़ा सा लैंड होगा जहाँ पे उसका फार्म होगा और वहीं पे उसके जो भी उसके मर्सनरीज से लेके जो भी लोग होंगे वो रहेंगे। हाँ किंग, हाँ क्लर्जी वालों का 10% लैंड जो टोटल कंट्री का था वो उनका था। और उस पर लेबर कौन देगा, तो आप रिलीजियस काम के लिए उस पर जाके आप लेबर पीजेंट जो है वो लेबर प्रोवाइड करवाएंगे। हाँ 1%, नोबिलिटी 3% और 96% जो है तो आपका ये है। तो किंग कैसा था, ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी वहाँ पे। किंग के पास पावर ऑफ जस्टिस था, तो पनिशमेंट किंग किसी को भी दे सकता है। तो आपको अगर छोटे लेवल पे पनिशमेंट हुआ है तो आपको अपील करना है, तो कहाँ अपील करोगे, किंग के पास। उसको पार्लियामेंट बोलते थे उस टाइम, नाम पार्लियामेंट होता था। तो जो पार्लियामेंट ऑफ पेरिस था जहाँ पे किंग खुद बैठता था वो सबसे पावरफुल जगह था। तब हुआ क्या कि यहाँ पे आगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जब आएंगे तो किंग को कुछ लोगों ने, इंटेलेक्चुअल्स ने एडवाइस किया कि हम नोबिलिटी पे टैक्स लगा देते हैं। तो एरिस्टोक्रेट रिवोल्ट में आ गए, बोले हम पे क्यों टैक्स लगेगा। तो स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई गई, जो उनका था सारे लोग, वहाँ पे नोबिलिटी और क्लर्जी एक साथ आ गए, उन्होंने कॉमन लोगों पे टैक्स बढ़ा दिया। बट ये जो कॉमन मास था 96%, उसको इस मिडिल क्लास ने एक साथ ऑर्गेनाइज किया था। कैसे ऑर्गेनाइज किया था मिडिल क्लास ने, क्योंकि इंटेलेक्चुअल थे तो ये बहुत सारे इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ देते थे, जो आज भी देखते हैं। आपने पढ़ा होगा सेपरेशन ऑफ पावर्स, किसने दिया है सेपरेशन ऑफ पावर्स, किसका कॉन्सेप्ट है, फ्रेंच फिलोसफर था मॉन्टेस्क्यू बोला सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो अब फिलोसफी की बात, रिलीजन की बात उतनी नहीं हो रही है, अब पावर, अब बात किसकी हो रही है, जो एक्ट मॉडर्निटी है, कि हमारा स्टेट किस तरह से अरेंज होना चाहिए। समझ गए। तो अब सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट आता है, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट उसी टाइम आता है। किसने दिया रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट, किसी फिलोसफर ने दे सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं, उसको सारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग अलग तरीके से यूज किया है। तो सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ से आया। राइट टू प्रॉपर्टी जॉन लॉक ने दिया, कि राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम और राइट टू प्रॉपर्टी, तीन, उसने जॉन लॉक ने बोला हर इंडिविजुअल के 3 इनहेरेंट राइट्स हैं। जॉन लॉक एक ब्रिटिश फिलोसफर था, तो 3 इनहेरेंट राइट्स हैं। और जॉन लॉक के इसी आइडिया पे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, और वहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी और जो इंडिविजुअल फ्रीडम की, जो अभी देखते हैं ना गन कंट्रोल और ये सब, वो क्यों नहीं हो पा रहा है गन कंट्रोल, क्यों वो नहीं, स्टेट तो लॉ बना ही सकती है ना, फेडरल स्टेट तो गन को बैन कर सकती है। लेकिन उनका जो पूरा का पूरा आइडिया ऑफ नेशन है, आइडिया ऑफ यूएसए है, उसमें इंडिविजुअल फ्रीडम सबसे इंपॉर्टेंट है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ और राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लैंड। तो इसीलिए ये लोग जैसे ही वहाँ पे होता है गन कंट्रोल लॉ लाएंगे, लोग उसके अगेंस्ट आ जाते हैं। हाँ, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, इंडिपेंडेंस का सबसे मेन प्रिंसिपल था। वो लोग बोलते भी थे
कि तीन चीज़ें चाहिए उनको। एक तो फ्रीडम चाहिए कि वो जो भी बोलना चाहे बोल सके। दूसरा, उनको क्या चाहिए? राइट टू लाइफ चाहिए कि हमको ऐसे स्टेट आकर के जेल में बंद नहीं कर सकती है। और तीसरा, राइट टू प्रॉपर्टी चाहिए। तो इसीलिए वहाँ पे क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कई बार एब्सोल्यूट फॉर्म ले लेता है यूएस में। जैसे फ्लैग की बात हुई ना, तो वो तो उनका फ्रीडम है कि वो नेशनल फ्लैग को ना माने सीक्रेट, तो वो उनको फ्रीडम दी जाती है। तो किंग जो था वहाँ पे ऑटोक्रेटिक था। तो ऑटोक्रेटिक सोसाइटी में क्या होता है, कोई भी ऑटोक्रेटिक अगर अथॉरिटी होगा तो लीडर जितना बेहतर होगा उतना अच्छा गवर्नेंस होगा। अगर लीडर अच्छा नहीं होगा तो गवर्नेंस खराब हो जाएगा। जैसे आप हिटलर का एग्जाम्पल देखो, हिटलर ने इकोनॉमिकली तो काफ़ी डेवलप किया। जो फॉक्स वैगन आप देखते हो किसने बनाया, हिटलर के टाइम में बनाया, कि एवरी जर्मन विल हैव ए कार, ये उसने आइडिया लाया था। और फॉक्स वैगन कंपनी ने वो कार बनाने चालू की थी। लेकिन जैसे उसकी इफेक्टिवनेस घटी लीडरशिप की, तो क्या हो गया, स्टेट जो है प्रॉब्लमेटिक हो गया, लोग वहाँ पे वॉर चालू हो गए। इस टाइम भी यही था, जब लुई 16 बना तो वो एक इफेक्टिव लीडर नहीं था, उसको गवर्नेंस से कोई मतलब ही नहीं था, वो लग्जरी के लाइफ में अपना रहता था। तो फिलोसफर्स लोगों ने वहाँ पे स्टेट के खिलाफ, किंग के खिलाफ बहुत सारे आइडियाज़ लाने चालू किए। और उन्होंने बोला कि हमको मोनार्की को ख़त्म करना है। लेकिन डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते मोनार्की ख़त्म करना है, नहीं तो सिटीजन ट्रेचरी हो जाएगी। तो उन्होंने अलग अलग तरीके से उसको बोलना चालू किया। तो सबसे पहला जो फिलोसफर इसमें आता है, थिंकर, जिसको एनलाइटनमेंट थिंकर बोलते हैं, वो था मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू सेपरेशन ऑफ पावर्स का जिसने कॉन्सेप्ट दिया। क्या होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स? और क्यों लाते हैं हम ये आइडिया सेपरेशन ऑफ पावर्स का? एक इंस्टीट्यूशन के पास ना। तो इंडिया में किस तरह का सेपरेशन ऑफ पावर है? और जो हमको वो दिखता है सेपरेशन ऑफ पावर जिसमें तीनों अलग हैं, वो कहाँ दिखता है? यूएस जो मॉडल है वो क्या है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर का। फ्रांस में हाइब्रिड मॉडल है। इंडिया में भी क्या है, एक तरह से हाइब्रिड मॉडल ही। हाँ। हम्म। तो मॉन्टेस्क्यू मॉन्टेस्क्यू क्या किया कि वो पहले यूरोप घूमा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूरोप जो है वो घूमा रहा। फिर उसने बोला कि इज फर्स्ट ए ह्यूमन बीइंग देन ए फ्रेंच मैन। क्यों? वो बोला कि यार ह्यूमंस तो आप कहीं चले जाओ एक ही जैसे हैं, सेम थॉट है, सबको फ्रीडम चाहिए, सबको क्या चाहिए, एक इंडिपेंडेंस चाहिए, सबको बेटर वे ऑफ लाइफ चाहिए। किसी भी ह्यूमन को दुनिया में रिलीजियस वॉर्स नहीं चाहिए। पहले क्या होते थे, रिलीजियस वॉर्स होते थे। तो उसने बोला कि कोई भी ह्यूमन बीइंग रिलीजियस वॉर्स के लिए नहीं जाएगा, उसको क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तो ये जो आइडिया है कि हम फ्रेंच हैं और हम ब्रिटिश से लड़े, और आप ब्रिटिश हो आप किसी और से लड़ो, बोला ये आइडिया गलत है। ये आइडिया किसके लिए? ये पावरफुल लोगों के लिए। कि पावरफुल लोग क्या करते हैं, वो अपने लिए आपको वो आइडेंटिटी देके वॉर में ले जाते हैं। तो उसने क्या किया, जो आइडियाज थे वहां पे ह्यूमनिज्म इंट्रोड्यूस किया। दूसरा, उसने रिलीजन को साइंटिफिक तरीके से देखना चालू किया। जैसे उसने बोला कि ज्योग्राफी डिटरमिन्स तो जो हमारा डीपीएसपी है वो जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर्स लाता है, या जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में लाता है सेपरेशन ऑफ पावर्स? जो हमारा डीपीएसपी में सेपरेशन ऑफ पावर का प्रोविजन है, पावर्स का, वो जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के बीच लाता है या जुडिशियरी और लेजिस्लेचर के बीच लाता है? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर कौन सा है सेपरेशन ऑफ पावर्स का? तो ये सब जब भी आप पढ़ते हैं ना तो उसको देखिए कि वो
लेजिस्लेचर के साथ या अगर किसी एक के साथ ला रहा है तो दूसरे के साथ क्यों नहीं ला? जब दोनों एक ही हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, लेकिन जो आदमी लॉ बना रहा है वही अगर इम्प्लीमेंट कर रहा है तो सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हो पाया ना। तब तो उसकी मोनोपोली हो गई ना लॉ मेकिंग और लॉ इम्प्लीमेंटेशन में। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट्स में बोला है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसका आइडिया भले ही अलग हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम मानते हैं कि तीनों के बीच में एक सेपरेशन होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में। हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो लाइन है वो तीनों के बीच सेपरेशन नहीं लाता है। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर हमारे यहाँ ओवरलैप करते हैं। मतलब सारे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर नहीं है, लेकिन बहुत सारे एग्जीक्यूटिव हैं जो लेजिस्लेचर भी हैं, स्पेशली जो टॉप पे हैं। ह्यूमनिज्म की ह्यूमन वैल्यूज में बिलीव करना। देखिए, ह्यूमैनिटी तो ये हो गया, वो आपका कैरेक्टर हो गया। ह्यूमनिज्म एक थॉट हो गया। इस थॉट में हम क्या करेंगे, जो हमने कल भी बात की थी कि हर इंडिविजुअल के अंदर सेम कैपेसिटी है जानने की। तो वहां पे इसने बोला कि ज्योग्राफी डिटरमिन करता है रिलीजियस बिहेवियर। जैसे वो एग्जाम्पल देता है इस्लाम का, बोलता है इस्लाम में प्रोहिबिशन होता है, मतलब आप ड्रिंक नहीं कर सकते हो, बैंड है इस्लाम में। वो बोलता है इसलिए बैंड है क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है जहाँ से इस्लाम इमर्ज होता है, वो क्लाइमेट बहुत ही, टेम्परेचर बहुत काफ़ी हाई होता है, डेजर्ट एरियाज हैं, तो वहाँ किसी भी जो हॉट प्लेसेज होगा वहाँ पे ड्रिंकिंग वैसे भी कस्टम का पार्ट नहीं होगा। तब ये क्या कर रहा है, साइंटिफिक तरीके से रिलीजियस कस्टम्स, जो सोसाइटल कस्टम्स हैं, उसको देखने की कोशिश कर रहा है। और ये बोलता है कि जो स्टेट ऑर्गेनाइज होना चाहिए उसके जो तीन स्टेट के कौन से ऑर्गन्स होते हैं, तीन ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स, लेजिस्लेचर्स और जुडिशियरी। और मॉन्टेस्क्यू बोलता है कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स होने चाहिए। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स तीनों के अलग अलग डोमेन्स होंगे और कोई भी दूसरे डोमेन का काम नहीं करेगा। अगर जुडिशियरी कैसे करती है सेपरेशन ऑफ पावर्स को वायलेट, इंडिया में एग्जांपल दीजिए और बताइए। और लेजिस्लेचर कैसे वायलेट करती है? नहीं, डिसीजंस के थ्रू, तो उसमें तो जुडिशियल एक्टिविज्म या रिव्यू जो है, तो सेपरेशन ऑफ पावर कैसे वायलेट होता है? नहीं, उससे तो वो तो चेक्स एंड बैलेंसेस तो सेपरेशन ऑफ पावर का मेन आइडिया है ना, तो वो तो चेक्स एंड बैलेंसेस का पार्ट हो गया। कैसे करेगी एग्जीक्यूटिव, कैसे करेगी वायलेट? ऑर्डिनेंस जो है वो एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है, लेजिस्लेटिव का फंक्शन ले रहा है, तो वायलेट हो गया ना। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ना एग्जीक्यूटिव के पास, प्रेसिडेंट, गवर्नर, इन सब के पास, तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स वायलेट हो रहा है। तो मॉन्टेस्क्यू बोलता था कि जो सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वाटर टाइट सेपरेशन होने चाहिए, कि तीनों इंस्टीट्यूशन के अलग अलग फंक्शंस होंगे और अलग अलग रोल्स होंगे। और अलग अलग रोल्स कैसे डिफाइन होंगे तीनों इंस्टीट्यूशंस के? कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज उसी की तरह होते हैं ना, कि जुडिशरी के ये पावर्स एक्ट की तरह, जो लीगल जो भी स्टैच्यूज है उसके थ्रू। तो लॉ जो है विल डिटरमिन द पावर्स ऑफ द थ्री इंस्टीट्यूशंस। तो मॉन्टेस्क्यू एग्जाम्पल देता है इसमें रोमन एम्पायर का और ऑटोमन एम्पायर का, और बोलता है कि रोमन एम्पायर जो है इतने सालों तक चला, इतना प्रॉस्परस रहा, ऑटोमन एम्पायर इतने कम सालों में क्यों खत्म हो गया? तो बोलता है कि रोमन एम्पायर में देयर वाज सम काइंड ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि जो किंग जो हेड है उसको भी कुछ डिसाइड करना है, तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके वोट पे ही डिसाइड करेगा।
जुडिशियल पावर जो होगा वो किसी और बॉडी के पास होगा। तो बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर रहा, वहाँ पे मोनोपोलाइज नहीं कर पाया कोई पावर को, तो वो एम्पायर इतने सालों तक चला। हाँ, ऑटोमन एम्पायर में वो चेक्स एंड बैलेंसेज नहीं थे तो ऑटोमन एम्पायर क्या हो गया कि हमको बहुत जल्दी ही खत्म हो गया ऑटोमन एम्पायर से। फिर उसने बोला कि कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में, क्योंकि उस टाइम क्या होते थे, बहुत अधिक कॉन्फ्लिक्ट होते सोसाइटी में, खासतौर पे यूरोप में बहुत अधिक वॉर्स होते थे। तो उसने बोला कि वॉर्स के, तो चर्च क्या बोलता था, वॉर के कारण क्या है, चर्च हमेशा बोलता था कि एक मतलब फॉल्स रिलीजन एग्जिस्ट करता है इसीलिए वॉर होते हैं। हाँ, इन्फिडल का आइडिया। इसने बोला नहीं, ये गलत है। बोला मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिलीजन क्या करेगा, वॉर को कम करेगा। अगर सोसाइटी में मल्टीपल रिलीजियस ग्रुप्स हैं तो उसको कम करेगा अगर टॉलरेंस हो। अभी क्या हो रहा है कि जो हमारा मेजॉरिटी रिलीजन है उसके अंदर टॉलरेंस नहीं है। यूरोप में जो रोमन कैथोलिक चर्च है वो किसी भी तरह के अलग रिलीजियस प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इससे क्या हो गया कि वो बोल रहा है कि रिलीजन जो है वो बेसिस नहीं है वॉर का। तो वॉर का बेसिस क्या हो गया, पावर, कि चर्च उस पावर को ग्रैब करने के लिए इन ये सारे वॉर्स जो है करवा रहा है। ऑटोमन एम्पायर, हाँ हाँ, चेक्स नहीं थे तो इसीलिए ऑटोमन एम्पायर जल्दी खत्म हो जाएगा। वहाँ पे कोई मोनोपोलाइज पावर करेगा तो रिवोल्ट होंगे तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन रोमन एम्पायर में मोनोपोली हो नहीं सकती थी पावर की। तो आगे समझ मॉन्टेस्क्यू क्या बोल रहा है। हाँ, देखिए उसमें क्या है कि वो सर्वाइव कैसे हो रहा है, वो सर्वाइव हो रहा है ट्रेडिशनल सिस्टम पे, मोनार्की है वहाँ पे। आप देखो कि वहाँ पे कितने अधिक कॉन्फ्लिक्ट होते हैं फैमिलीज़ में, और उन्होंने अब क्या किया, फैमिलीज़ में पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। जो अभी जो है वहाँ पे वो सलमान सलमान बिन, हाँ, तो वो क्या कर रहा है अभी, वो चेंज कर रहा है वहाँ की इकॉनमी को, कि ऑयल बेस्ड इकॉनमी से, क्योंकि ऑयल के तो अब एज खत्म हो रहे हैं 20 साल 30 साल, तो वो नए फॉर्म ऑफ इकॉनमी पे ले जा रहे हैं। अब देखो कितना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उनको ह्यूमन राइट्स के बहुत, वुमेन को ड्राइविंग ड्राइविंग राइट्स, कुछ कुछ म्यूनिसिपल में वोटिंग राइट्स, हाँ, ये सब सारे राइट्स देने पड़ रहे हैं ना धीरे धीरे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी है, क्योंकि जो पेट्रो मनी आया है उससे बहुत अधिक उन्होंने वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इस कारण क्या हो रहा है कि वहाँ पे हमको उस तरह के रिवोल्ट नहीं देखने को मिलते हैं। हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो नेक्स्ट जो थिंकर था वो था वोल्टायर। वोल्टायर ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसी का आइडिया है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसने आइडिया था। इसने बोला कि हर इंडिविजुअल के पास फ्रीडम है, स्पीच का भी और एक्सप्रेशन का भी। क्यों फ्रीडम है, क्यों होना चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हाँ, अपोज कर सकते हैं किसी को, अपने पर्सनल व्यूज भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आप एक सिटीजन बनते हो, क्योंकि आपको हमने सारे राइट्स दे दिए लेकिन हमने आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं दिया, तो आप कैसे बताओगे कि आपको राइट्स नहीं मिल रहे हैं। तो इसने बोला कि जो सबसे बेसिक राइट होना चाहिए ह्यूमन का, वो होना चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या करेगा, इनको, ह्यूमन बीइंग को वो डिग्निटी प्रोवाइड करेगा, जिससे वो अगर कोई भी इरेशनल प्रैक्टिस या कोई भी प्रैक्टिस जो उनको लग रहा है कि सही नहीं है, उस केस में क्या करेंगे, वो अपने ओपिनियन को रख सकते हैं। तो इंडिया में बताइए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। क्या ये, तो क्या एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्या क्या है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ये सब कब जुड़े हैं, मैक्सिमम जो लिमिटेशंस हैं,
ये लिमिटेशंस जो हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कब ऐड हुए हैं? नहीं नहीं, फर्स्ट अमेंडमेंट, जो फर्स्ट अमेंडमेंट था उसमें इन्होंने जोड़ दिया था। हाँ, तो वो बोलता है कि आपको भले किसी की बात अच्छी ना लगे, बट एवरीवन हैज़ द राइट टू स्पीक एंड नो वन कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम स्पीकिंग। तो किस तरह के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात बोल रहा है? वो बोल रहे हैं आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तब तक एब्सोल्यूट है जब तक दूसरे किसी को उससे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का आइडिया इमर्ज हो रहा है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सबसे अधिक प्रॉब्लम किसको होगा? एक मोनार्की में, फ्रांस के सोसाइटी में सब चर्च को होगा, किंग को होगा, क्लर्जी को होगा। तो इन सबको ये प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हो गए। तो इसने अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के आइडिया को इस तरह से देखा, इसने क्रिटिक किया इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रीस्ट और इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन को। इसने बोला कि रिलीजन कभी भी आपको ये नहीं बताता है कि आप जो है सो वेल्थ जो है अपने लिए क्रिएट करो, आप लग्जरी का लाइफ जियो, आप एक्सप्लॉइट करो अदर को। बोला रिलीजन कभी भी ये टीचिंग नहीं देता है। ये टीचिंग कौन देता है? तो प्रीस्ट देता है। प्रीस्ट सोसाइटी में अपने पावर को बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें लाता है। लेकिन वो बोला कि जब तक रिलीजन होगा तब तक प्रीस्ट होंगे सोसाइटी में, क्योंकि रिलीजन में क्या है कि ये तो सोशल मीनिंग हो गया, उसके बहुत सारे स्पिरिचुअल और मीनिंग्स हैं, तो उसके लिए लोग जाएंगे वहाँ पे प्रीस्ट होंगे। तो उसने बोला कि रिलीजन हैज़ नो प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। रिलीजन का कोई भी प्लेस मॉडर्न सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। रिलीजन शुड बी पर्सनल अफेयर। तो कोई अगर अपने इसके लिए रिलीजन को यूज करना चाहता है तो वो उसको यूज करे पर्सनल स्फेयर में, लेकिन पब्लिक स्फेयर में रिलीजन का आप यूज नहीं करेंगे। तो एक और नया थॉट वहाँ पे आया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इस थॉट को लोगों ने कैसे यूज किया? लोगों ने यूज किया किंग को क्रिटिक करने में, और जब टैक्सेशन बढ़ते थे तो उसके बारे में बोलने में। तो उस टाइम तरीका क्या था प्रोटेस्ट का? क्या? पैम्पलेट और इन सब फ्लायर्स, इन सब के थ्रू ये लोग प्रोटेस्ट करते थे। आया नहीं है रेवोल्यूशन। जब फ्रेंच सोसाइटी में प्रॉब्लम चालू हो रही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वहाँ पे टैक्सेस बढ़ रहे हैं, तो उस टाइम ये थॉट्स इमर्ज होके आ रहे हैं। हाँ, तो इन्हीं थॉट्स को वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है वो पढ़ रहा है, तो पढ़ के वो पॉलिटिकल होकर के वो जो है सो रिवॉल्यूशन के लिए जा रहा है। हाँ, मिडिल क्लास के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो लिख रहे हैं इस थॉट को। और थॉट को लिख कैसे रहे हैं? तो अपना नाम नहीं लिख रहे हैं उस पर। वो पैम्पलेट जो है वो क्या कर रहे हैं? स्मगल कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, और लोगों के बीच वो दे रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे एजुकेशन बढ़ ही गया था जो रेनासा आया उसके बाद। हाँ, तो हर जगह लोग उस पैम्पलेट्स को पढ़ रहे हैं और एक साथ ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। तो जब लोग हर जगह ऑर्गेनाइज होंगे तो फिर दिक्कत क्या होगी? जो हम लोगों ने दिन बात की थी कि किंग के पास आर्मी नहीं होती थी उस टाइम, छोटी सी आर्मी होगी जो कैपिटल को बस सिक्योर करेगा, बहुत कम आर्मी होगा। बाकी आर्मी कैसे होगा? वॉर के टाइम में वो अपने नोबेल को बोलेंगे कि तुम्हारे पास जितने भी मर्सनरीज हैं उनको लेके आओ वॉर के लिए। अब यही जो मर्सनरीज थे यही किंग के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मर्सनरीज को भी पे करना पड़ता था ना ये टैक्स। वो पीजेंट होते थे, पीजेंट ही मर्सनरीज का काम करते थे, 4/5 उनका इनकम ये जा रहा था। और दूसरा एक और प्रॉब्लम था, ये जो फर्स्ट स्टेट था क्लर्जी का, तो सारे प्रीस्ट फर्स्ट स्टेट के पार्ट नहीं थे। जो लोकल लेवल पे प्रीस्ट होते थे वो थर्ड स्टेट के पार्ट थे। नहीं, थर्ड स्टेट ये कॉमन मास जो था ना, जैसे कोई रूरल एक एरिया है वहाँ पे एक प्रीस्ट है, तो उसको टैक्स देना होगा चर्च को अपने इनकम का। जबकि तो वो सारा पैसा किसके पास जा रहा है? जो अपर क्लर्जी है उनके पास वो पैसे जा रहे हैं। तो यहाँ से रिवॉल्यूशन जो है सो एक तरह से उसके आइडिया इमर्ज होने लग जाएंगे, लोग प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे। और वोल्टेयर ने ये बोला कि जो मिडिवल सोसाइटी थी वो क्या थी? बारबेरिक थी। बारबेरिक क्यों थी मिडिवल सोसाइटी? वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत अधिक थे, कोई रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं होता था, किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। तो हमको उस सोसाइटी डार्क एज से मूव करके मॉडर्न एज में आना है। बट
वोल्टायर कभी ये नहीं बोला कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए या जो है सो मोनार्की को हटा दो। उसने बोला कि रिच पीपल आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश एरिस्टोक्रेसी। नोबेलिटी क्या एस्टैब्लिश करना चाहिए? एरिस्टोक्रेसी। पुअर पीपल वांटेड टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी कि उनके पावर बढ़े, और किंग वांटेड टू कंटिन्यू मोनार्की। तो वो ये नहीं बोल रहा है कि इसमें कौन सा सिस्टम सही है नहीं है, लेकिन वो बोलता है एब्सोल्यूट पावर नहीं हो सकता है। समझ गए वोल्टायर का आइडिया? तो जो सबसे पॉपुलर थिंकर आया इसमें वो था रूसो। रूसो हाँ, इसमें तीन ही है, फ्रेंच सोसाइटी में तीन ही थिंकर्स हैं जिनको पढ़ना है। हाँ, सोशियो में 6 थिंकर हैं, जो जिन 6 थिंकर्स के कुछ कुछ आइडियाज़ को आपको कम्प्लीटली पढ़ना है। बाकी सारे चैप्टर्स में नए नए थिंकर्स आएंगे, लेकिन उसमें क्या होगा ना कि जो 6 हैं वो अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। जैसे पॉजिटिविज्म एक स्कूल ऑफ थॉट हो गया, मार्क्सिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट हो गया। तो उसमें क्या होगा कि ये जो थिंकर्स हैं जो अलग अलग, उन्हीं उनके फॉलोअर्स होंगे। जैसे मार्क्सिस्ट स्कॉलर होगा तो सेम बात बोलेगा, वो अलग चीज़ों को पढ़ेगा लेकिन उसको वो सेम तरीके, वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म पे जाएगा कि इकोनॉमी चेंज होगी, सोसाइटी में चेंज आएंगे। जो पॉजिटिविस्ट होगा वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि डिवीजन ऑफ लेबर चेंज हो रहा है तो उससे सोशल चेंजेज आ रहे हैं। तो सबके थॉट, फेमिनिस्ट होंगे उनके भी उसी तरह के थ्योरी में होगा, तो सेम तरह के आइडियाज़ वहाँ से इमर्ज होंगे। तो वहाँ पे जितने भी थिंकर्स थे वो क्या देख रहे थे कि सोसाइटी कैसे कैसे चेंज हो रही है। जैसे हमने कल देखा था ना, सबसे पहले क्या होता है? फैमिली बनता है, फैमिली के बाद क्या बना था? विलेज बना था, और विलेज जब सारे इमर्ज होते गए तो सिटी स्टेट बन गया। तो इसी तरह के इवोल्यूशन को बाकी थिंकर्स भी देखेंगे। तो रूसो कंपेयर करेगा मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर। इन द स्टेट ऑफ नेचर मतलब मैन जब शुरू शुरू में आया होगा, ह्यूमन जब वो नेचर के साथ ही रहता होगा, तो क्या उस टाइम अधिक हैप्पी था, या उस टाइम अधिक बारबेरिक था, या मैन जो मॉडर्न मैन है वो अधिक बारबेरिक है? तो उसने बोला कि जो प्रिमिटिव मैन था, वो कहाँ रहता था? नेचर में रहता था, नेचर के साथ होता था प्रिमिटिव मैन। उसके अंदर कोई भी ग्रीड नहीं थी, ग्रीड का कॉन्सेप्ट अभी इमर्ज नहीं हुआ। आदि मानव जो जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के स्टार्ट होते समय सबसे पहले ह्यूमन कहाँ होंगे? ग्रुप में तो होंगे नहीं। वो कैसे होंगे? 3 लोग 4 लोग नेचर पे ही डिपेंडेंट होकर रहते होंगे। हाँ, तो ये बोलता है कि उस टाइम मैन क्या था? कोई ग्रीड नहीं था उनके पास, सेल्फ सेंटर्ड नहीं थे वो, ग्रीड नहीं था, सेल्फ सेंटर्ड नहीं थे। जबकि जब हम मॉडर्न मैन को देखते हैं, तो वो क्या है? सेल्फ सेंटर्ड है, आइडिया ऑफ ग्रीड है वहाँ पे। तो ये बोलता है कि आइडिया ऑफ ग्रीड और ये सेल्फ सेंटर्ड जो लोग हैं ये कैसे हुए होंगे? ये बोलता है कोई एक पहला इंसान होगा, कोई इंसान होगा जिसने पहली बार बोला होगा कि दिस इज माइन, दिस इज माई प्रॉपर्टी। कोई ना कोई आया होगा, उसी ने इस प्रॉपर्टी का आइडिया लाया होगा। पहले ये लोग क्या थे? जो भी लाते थे एक साथ लाते थे और एक साथ रहते थे, क्योंकि कंडीशंस क्या होंगे प्रिमिटिव टाइम में? बहुत ही हार्श कंडीशन होंगे, तो सोसाइटी लोगों को एक साथ रहना होगा, तो जो भी उनको रिजल्ट मिलेगा वो एक साथ वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये बोलता है कि कभी न कभी एक कोई ऐसा इंसान आया होगा जिसने बोला होगा कि ये जो है मेरा प्रॉपर्टी है। तो उस केस में क्या होगा कि अब चेंजेस चालू हो जाएंगे, अब हर कोई बोलने लग जाएगा ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरा प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से किसका आइडिया आएगा? ग्रीड का आइडिया आएगा। ग्रीड और सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा इंडिविजुअल। तो ये बोलता है प्रिमिटिव मैन जो था वो हैप्पी था, जॉयस था, और वो हेल्दी भी था प्रिमिटिव मैन। लेकिन जैसे ग्रीड और सेल्फ सेंटर्ड आइडिया आने लगे, ह्यूमन सोसाइटी जो है वो निगेटिव डायरेक्शन में इवॉल्व होने लग गई। क्या होने लग गए? प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्रिएट होने लग गए।
हाँ हार्श कंडीशन है, लेकिन उसमें वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो, हाँ नेचर से वो प्रोडक्ट ले रहा है, और नेचर में अभी इतना अधिक प्रॉब्लम्स क्रिएट भी नहीं हुए हैं, तो वो एक हेल्दी मैन है। हेल्थ उस सेंस में, हेल्थ आज के मॉडर्न टाइम में डिजीज वाला हेल्थ नहीं, ये हेल्दी है जो हैप्पी भी है और उसको किसी तरह का उस तरह का डिजीज भी नहीं है, उस सेंस में हेल्दी, जो एक ओवरऑल आइडिया है हेल्थ का। तो ये बोलता है कि सबसे पहले लैंग्वेज डेवलप हुआ होगा सोसाइटी में, तभी तो इंटरेक्ट करेंगे। तो ये बोलता है लैंग्वेज कहाँ पे डेवलप हुआ होगा, तो बोलता है आइलैंड्स पे लैंग्वेज डेवलप हुए होंगे। क्यों आइलैंड्स पे? आपके पास एक छोटा सा स्पेस होगा जिस पे लोगों को रहना होगा, तो इंटरेक्शंस अधिक होगा। ये बोलता है लैंड पे इंटरेक्शन के चांसेस कम है, क्योंकि लोग कहाँ हैं, दूर दूर रह रहे हैं। तो जब इंटरेक्शंस यहाँ पे इंक्रीज हुए आइलैंड्स पे, तो सबसे पहले ये क्या डेवलप करेंगे, लैंग्वेज। और जैसे ही लैंग्वेज डेवलप होगा, ये क्या क्रिएट कर देगी, कम्युनिटी क्रिएट कर देगी। अब जब लैंग्वेज डेवलप होगा, तो रूसो बोलता है कि जो लोग होंगे वो अपने रिलेशन इंट्रैक्शंस को सब्जेक्टिव वैल्यू देने लग जाएंगे। जैसे वो बोलने लग जाएगा कि इसके साथ मेरा रिलेशन अच्छा है, इसके साथ मेरा रिलेशन अच्छा नहीं है। तो जब सब्जेक्टिव वैल्यूज जब देने लग जाएंगे, देन ए ग्रुप ऑफ पीपल विल स्टार्ट लिविंग टुगेदर, हस्बैंड्स एंड वाइफ्स एंड देयर चिल्ड्रंस। तो ये किसको जन्म देगा, फैमिली का इमरजेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले इमरजेंस किसका होगा, लैंग्वेज का। लैंग्वेज से इमरजेंस होगा फैमिली से, फैमिली का। अब यही फैमिलीज क्या क्रिएट करेंगे, क्या, हाँ सोसाइटी क्रिएट करेंगे। जब बहुत सारे फैमिलीज आ जाएंगे, अब क्या हो गया, सब कोई इस तरह के स्ट्रक्चर में रह रहा है, तो वो बोलेंगे कॉमन नॉर्म बना दो, लॉ बना दो। लॉ कैसे होंगे, तो फैमिली के लॉ सबसे पहले इमर्ज होंगे। वो क्या लॉ होंगे कि अगर आप किसी के साथ आपकी मैरिज हो गई, तो इस तरह से मैरिज होगी। आप मैरिज को इस तरह से ब्रेक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आप कितने मैरिजेज कर सकते हो, नहीं, सब कुछ डिसाइड होगा, तभी वो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट हो सकता है। तो ये फैमिली क्या करेगी, फाइनली लॉज क्रिएट होंगे, और यही लॉज इनको एक सोसाइटी का, जो आज के टाइम में हम सोसाइटी देखते हैं, वो क्या है, कल्मिनेशन ऑफ मल्टीपल फैमिलीज है। तो यहाँ पे ये क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए बोलता है कि मैन इन नेचर वेर फ्री, हैप्पी एंड जॉयस। लेकिन जैसे यहाँ फैमिली क्रिएट होगी, तो क्या होगा, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। किसी फैमिली के पास अधिक प्रॉपर्टी होगी, किसी के पास कम होगा, तो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो यहाँ से ग्रीड इंक्रीज होगा, कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज होगा, रिलीजन क्रिएट होने चालू हो जाएंगे पावर को कंटिन्यू करने के लिए। तो वो बोल रहा है कि प्रिमिटिव मैन शुरुआत में था, तो जो लोग मानते हैं ना सोसाइटी में कि प्रिमिटिव मैन बारबेरिक होगा, सैवेज होगा, ये बोलता है गलत है। प्रिमिटिव मैन को फाइट करने के लिए कोई कॉज ही नहीं है, वो क्यों फाइट करेगा उससे। तो वो कंपेयर करता है, वो बोलता है कि प्रिमिटिव मैन की तरह ही सोसाइटी को हमको अरेंज करना होगा। तो ये सोसाइटी कैसे अरेंज हुई होगी, जब सारी फैमिली एक साथ आई, तो सब अपने अपने कुछ फ्रीडम दिए होंगे सोसाइटी को, क्योंकि अगर सब अपनी तरह से काम करेंगे तो सोसाइटी नहीं एग्जिस्ट कर पाएगी ना, कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो सब ने अपने अपने कुछ कुछ फ्रीडम सबमिट किए, और उसके बाद सोसाइटी में एक अथॉरिटी का जन्म हुआ, जिसको हम ट्राइबल अथॉरिटी जो हेड देखते हैं, चीफटेन जो बोलते हैं, उस तरह का कोई अथॉरिटी का बर्थ हुआ होगा। तो यहाँ पे सोसाइटी का इमरजेंस हो रहा है बाय सबमिटिंग some of the powers to a common authority। अब ये कॉमन अथॉरिटी क्या करेगा, रेगुलेट करेगा सोशल लाइफ को, ये रेगुलेट करेगा अथॉरिटी। some of the powers to submitted some of the powers to common authority, to a common authority। हाँ, हर किसी को सेम ही रूल फॉलो करना है। तो सोसाइटी क्या करेगी,
तो वो रूल को देखेगा कौन कि फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो अथॉरिटी देखेगी उसको। जैसे स्टेट है आज देखती है, तो उस टाइम क्या होगा, छोटी सोसाइटी होगी, तो जो हेड होगा वो उसको फॉलो करेगा, वो उसको इंटरप्रेट करेगा उस तरह से। तो ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि मैन बाय नेचर इज गुड। मैन के नेचर में ये वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब नहीं है। बट द सोशल इंस्टीट्यूशंस हैव मेड देम लाइक दिस। कौन से सोशल इंस्टीट्यूशंस? यही जो इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हुए, चाहे इकोनॉमी के हों, चाहे सोशल नॉर्म्स के हों, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो, उसने क्या कर दिया, मैन को ग्रीडी बना दिया, सेल्फ सेंटर्ड कर दिया। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि सोसाइटी में, वो बोल रहा है कि सोसाइटी एक निगेटिव डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है। तो इसीलिए वो बोलता है कि बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर दो बेसिस पे होते हैं। एक होता है एक्चुअल विल, एक होता है रियल विल। तो ये बोलता है ह्यूमंस क्या होता है, हमेशा सेल्फ लव के लिए जाते हैं। तो ह्यूमंस जब सेल्फ लव के लिए जाएंगे तो वो एक्चुअल विल हो गया, क्योंकि वो ये चाहता है। रियल लव क्या होता है, रियल विल क्या होता है? जब आप सिंपैथी से देखते हो सारे प्रोसेसेस को। तो एक्चुअल विल इज डिपेंडेंट ऑन सेल्फ लव। हाँ, कि हम अपने बेनिफिट के लिए काम करेंगे। रियल विल क्या बात करता है कि हम सोसाइटल बेनिफिट, मासेस के लिए क्या बेनिफिट हो, उसके लिए हम काम करेंगे। तो सेल्फ लव क्या करता है कि आपको सेल्फिश बिहेवियर्स और गोल ओरिएंटेशन लाता है। कैसे गोल ओरिएंटेशन आएगा? जब आप सेल्फ लव के लिए जाओगे तो आपके जो गोल्स होंगे आप उसको फुलफिल करने में मेहनत करोगे। तो ये बोलता है ये है एक्चुअल विल। एक्चुअल विल क्या हुआ? एग्जाम्पल, जैसे कोई बिजनेसमैन है, वो अपने प्रॉफिट के लिए वो क्या करता है, कभी कभार डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी सेल कर दे रहा है। तो वो किसके लिए जा रहा है? वो सेल्फ लव के लिए जा रहा है। रूसो बोलता है लेकिन सेल्फ लव में हर चीज़ गलत नहीं है। ह्यूमंस को जाना भी चाहिए सेल्फ लव के लिए, अचीवमेंट के लिए, गोल्स के लिए, उसके लिए जाना भी चाहिए, लेकिन उस गोल्स में दूसरे पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं होने चाहिए। रियल विल में बोलता है कि लोग क्या करते हैं, सिंपैथी के साथ देखते हैं। जैसे अगर सोसाइटी में जैसे कोविड फैला, तो रियल विल में लोग क्या क्या देखेंगे? लोग घर में रहेंगे। क्यों घर में रहेंगे? जिससे कि स्प्रेड ना हो। क्वारंटाइन होने को लोग क्यों तैयार होते हैं? क्योंकि वो सिंपैथी है कि इससे दूसरे को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो हो गया आपको रियल विल का एग्जाम्पल। तो रूसो बोलता है कि एनी सोसाइटी, एनी सक्सेसफुल सोसाइटी विल हैव बिहेवियर एमंग मासेस विच इज़ द मिक्स ऑफ बोथ द विल्स, एक्चुअल विल एंड रियल विल। कि सेल्फ गोल्स के लिए भी वो जा रहे हैं, लेकिन साथ में सिंपैथी से देख रहे हैं। इसको वो बोलता है जनरल विल। दोनों का मिक्स है। जनरल विल जैसे वोट देना, डेमोक्रेसी किस पे? जनरल विल पे है। कुछ लोग एक्चुअल विल से वोट करेंगे, कुछ लोग रियल विल के बेसिस पे वोट करेंगे। कुछ लोग करेंगे कि ये हमको इस पार्टी में उसके कोई रिलेटिव है इसलिए वो वोट कर रहा है, तो क्या हो गया? एक्चुअल विल हो गया। कुछ लोग कर रहे हैं जो डेवलपमेंट लाएगा उसके लिए वोट करेगा। फाइनली जब चुना जाता है तो किस तरह चुना जाता है? जिसको सबसे अधिक वोट मिलेंगे, तो जनरल विल से वो चुना जाता है। तो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आता है जनरल विल से, कि मेजॉरिटी अगर आपको सपोर्ट कर रही है तो आपके साथ एक तरह का जनरल विल है। जनरल की एक्चुअल विल हो कि आप सेल्फ लव के लिए भी जाओ, लेकिन उससे आप किसी को हार्म, अदर पर्सन को हार्म नहीं होना चाहिए। साथ में आपका वो कब होगा? जब आपके पास रियल विल भी होगा, सिंपैथी होगी औरों के लिए। क्या? डेमोक्रेसी का आइडिया यहीं से आएगा कि जैसे ये सबसे अधिक वोट मिले। अलग अलग तरह की डेमोक्रेसी, अलग अलग जगह। अभी कोई ज़रूरी तो नहीं जिसको सबसे अधिक वोट मिले वो 50% से अधिक लोगों ने उसको सपोर्ट किया है, फिर भी इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट में बनता है, चुना जाता है, तो उसको ये बोलेगा जनरल विल की तरह आप देखो। कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम चलता है, तो वहाँ पे आपको क्या होंगे, 50% से प्लस वोट चाहिए। कैसे वोट करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में? क्या? हाँ, तो
हाँ, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अंदर ही आता है वो ट्रांसफरेबल वाला भी। उसके बहुत सारे मॉडल्स हैं। जैसे आप जर्मनी का देखोगे तो उनके अलग मॉडल है। उसमें अगर कोई पार्टी 10% वोट्स लाती है तो उन 10% मेंबर्स होंगे उनके पार्लियामेंट में। जो ट्रांसफरेबल वोट होता है उसमें क्या होता है कि हम चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट जीते उसको 50% वोट मिले। तो जो आपने बताया कि प्रेफरेंस होता है, तो पहली बार में अगर किसी को 50% नहीं मिलेगा तो जो सबसे कम वोट होगा उसके जिसका फर्स्ट नंबर है तो सेकेंड नंबर को वाले को ट्रांसफर हो जाएगा, जिसको लोगों ने सेकेंड प्रेफरेंस दिया है। तो ये क्या दिखाता है, ये बोला कि जनरल विल अगर सोसाइटी में होगा तो मासेज क्या करेगी, अपना सेल्फ लव को भी देखेगी और सोसाइटी के डेवलपमेंट को भी देखेगी। तो जनरल विल के थ्रू हम सोसाइटी में आ सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जनरल विल का क्या एग्जाम्पल है। तो ये बोलते हैं जनरल विल में लोग जाते हैं सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, लेकिन उनका इंटेंट क्या होता है कि बेटरमेंट ऑफ बेनिफिट ऑफ सोसाइटी होता है। तो बेनिफिट ऑफ सोसाइटी की ये बात कर रहा है इंटेंट की। ये बोलता है किसी भी सोशल प्रोसेस में अगर इंटेंट सही होगा तो उसका रिजल्ट सही होगा। बोलता है कि आप डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस, जैसे डेमोक्रेसी है, आप वोटिंग के बेसिस पे ये नहीं बोल सकते हो कि डेमोक्रेसी इस देश की अच्छी है। अगर इंटेंट ऑफ डेमोक्रेसी है, जो भी लोग पावर में हैं, जो अगर रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं, जो इंडिविजुअल फ्रीडम्स हैं उसको फॉलो करते हैं, लिबर्टीज़ को फॉलो करते हैं, तभी वो डेमोक्रेसी अच्छी होगी। तो वो डेमोक्रेसी कहाँ से आएगी, जनरल विल से आएगी। तो ये बोलेगा मेजोरिटेरियनिज्म कब आएगा किसी भी कंट्री में, जब एक्चुअल विल पे लोग जा रहे हैं, जनरल विल पे नहीं जा रहे हैं, कि वो सब देख रहे हैं सेल्फ, कि हम एक मेजॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो हमारा बेहतरी होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, एक्चुअल विल हो गया। रियल विल पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, पूरे सोसाइटी देखेंगे, हम अपने आप को नहीं देखेंगे। तो ये कौन सा हो गया, सोशलिज्म हो गया या कम्युनिज्म। वो किसकी बात करता है, वो रियल विल की बात करता है। और जनरल विल कहाँ देखते हैं, आज की डेट में जहाँ भी आप जाओ डेमोक्रेसी देखो, वहाँ पे क्या होता है कि जनरल विल होता है। तो ये बोलता है कि कोई भी कंट्री, एनी नेशन ड्रिवन बाय एक्चुअल विल, will have many problems like, जैसे देखो फार्मर सुसाइड, इंडिया में होते हैं फार्मर सुसाइड। तो इसको हम क्या देखेंगे कि स्टेट एक्चुअल विल से जब जाएगा तो फार्मर सुसाइड होंगे। क्यों, क्योंकि स्टेट को लगता है कि एग्रीकल्चर तो प्रोडक्टिव एरिया है ही नहीं है आज के डेट में कैपिटलिज्म में। तो स्टेट क्या जा रहा है, सेल्फ लव के लिए जा रहा है। क्यों, क्योंकि उसको अपना प्रॉफिट देखना है। क्या, नहीं स्टेट सब्जेक्ट है। तो वो क्या करेगा, इस कारण क्या होगा, फार्मर सुसाइड होंगे, क्योंकि वो एक्चुअल विल के कारण उनका जो भी इंटरेस्ट है वो ग्रेटिफाई नहीं हो रहा है। अगर जनरल विल होता तो उनके इंटरेस्ट भी पार्ट होते, तो वो नहीं हो रहा है। तो फार्मर सुसाइड उसका एग्जाम्पल हो गया। आप देखो सुसाइड्स जो होते हैं स्टूडेंट्स के, वो भी क्या दिखाता है, एक्चुअल विल, कि आप क्या, स्टेट क्या कर रही है कि एजुकेशन बस इसलिए दे रही है कि वो लेबर बन सके, मतलब लेबर मार्केट का वो पार्ट बन सके, चाहे वो स्टेट का लेबर मार्केट हो या कॉर्पोरेट लेबर मार्केट हो, उसका पार्ट बन सके। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, स्टेट इज ड्रिवन बाय एक्चुअल विल। जनरल विल जैसे डेमोक्रेसी है, तो अगर इंटेंट ऑफ डेमोक्रेसी है स्टेट में तो वो जनरल विल पे, हाँ जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखिएगा तो वो क्या बोल रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, मेंटल हेल्थ की बात कर रहा है। हाँ, तो ये क्या बता रहा है, ये जनरल विल बता रहा है। वो देख रहा है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो प्रॉब्लमेटिक हैं, उनमें प्रॉब्लम्स हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जनरल विल की बात हो गई। वो सारे सोसाइटी के जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सबको वो क्या करने की कोशिश कर रहा है,
सबको एक साथ वो इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहा है। तो जनरल विल आने से क्या क्या चेंजेज आएंगे? पहला, सब्जेक्ट्स विल कन्वर्ट इनटू सिटीजन्स। किंगडम में क्या होता है? मोनार्की में आप सब्जेक्ट होते हो, आप सिटीजन नहीं होते, आपके राइट्स नहीं होते हैं। आपके वही राइट्स हैं जो किंग आपको उस टाइम देगा। कोई रूल नहीं होता, लॉ नहीं होता जिससे आपको राइट्स मिलेंगे। लेकिन जनरल विल होगा तो क्या होगा कि आप सिटीजन बन जाओगे। तो सब्जेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिटीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। पर्सनल वेल्थ जो है, वेल्थ नहीं, पोजेशन, ये क्या हो जाएगा? इट विल कन्वर्ट इनटू लेजिटिमेट वेल्थ। क्या? लेजिटिमेट वेल्थ। हाँ, जैसे बता रहे हैं, जैसे जब मोनार्की थी तो लैंड किसका होता था? किंग का होता था। आप पोजेस करते हो लैंड, लेकिन लैंड किसका है? फाइनली किंग का। किंग आपसे कभी भी ले सकता है, किसी और को दे सकता है। आपका वेल्थ भी जो है वो किंग का वेल्थ है, आप बस पोजेस करते हो उसको। किंग कभी भी ऑर्डर निकाल सकता है कि इसके सारे वेल्थ आज से स्टेट के वेल्थ हो गए। तो वो क्या दिखा रहा है? वो दिखा रहा है एक्चुअल विल की बात। रूसो बोलता है कि जब जनरल विल आएगा तो रूल्स बनेंगे, तो आप जो पोजेस करते हो वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि एक मास तो यही बोलेगा ना कि जो मेरा पोजीशन है वो हमसे क्यों छीनेगा स्टेट। तो जनरल विल की बात हो गई। तो वो आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ से, कि आपकी जो भी इनकम है वो आपकी है। जैसे आज के डेट में स्टेट ये नहीं बोल सकती है ना कि आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं वो आप मेरे को ट्रांसफ़र कर दो। स्टेट बस ये बोल सकती है कि आप, हमने ये फंड चालू किया, आप उसमें कुछ डोनेशन दो। तो तभी हो पाएगा जब जनरल विल होगी सोसाइटी में। तो पर्सनल पोजीशन कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? लेजिटिमेट वेल्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले क्या था? अनबॉन्ड फ्रीडम था। अनबॉन्ड फ्रीडम का मतलब कि कोई लॉ नहीं है जो आपके फ्रीडम को रेगुलेट करता है, बस किंग को जिसने रेगुलेट करना होगा वो कर लेगा। तो आपके पास, आपको जो करना है आप करो। अगर कोई पावरफुल कुछ भी करता था उस टाइम, अनबॉन्ड फ्रीडम था। तो ये अनबॉन्ड फ्रीडम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेजिटिमेट एंड रूल बेस्ड फ्रीडम। तो अब क्या हो रहा है जनरल विल में कि आपके फ्रीडम्स को अब स्टेट भी नहीं ले सकती है। अगर रूल्स के अंदर, अगर आपने रूल्स को वायलेट नहीं किया है तो स्टेट भी आपके फ्रीडम को कर्टेल नहीं कर सकती है। तो ये कहाँ से इमर्ज होगा? जनरल विल से इमर्ज होगा। हाँ, पहले होता था किंग का ही सब कुछ होता था, जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उसमें वो किंग का ऑटोमेटिक होता था। इंडिया में लैंड, पहली बार लैंड का ओनर लोग तब बने जब जमींदारी सिस्टम आती है। फॉर द फर्स्ट टाइम पीपल बिकेम द ओनर ऑफ द लैंड, जमींदारी आने के बाद। उससे पहले कोई भी लैंड का ओनर नहीं होता था। हाँ, ब्रिटिशर साहब ने जमींदारी लाई, तब जाके पहली बार लोग लैंड के ओनर बने। उससे पहले सारा लैंड किंग का होता था। पहले क्या होता था, जब मोनार्की होती थी तो एक इंडिविजुअल का जो भी वेल्थ होगा, जो भी उसके पास लैंड होगा, जो भी पोजीशन होगा, वो सारा किंग का होगा। बस आप पोजेस कर रहे हो उसको टाइम बीइंग के लिए। किंग कभी भी आपसे ले सकता है। जैसे वॉर हो गया तो किंग क्या करता था? जितने भी ग्रेन्स होते थे घर में सारे ले जाता था उसके लोग वॉर के टाइम में। जनरल विल जब होगा उस टाइम क्या होगा कि ये आपके राइट हो जाएंगे कि आप प्रॉपर्टी अपने पास रख सकते हो। जैसे पर्सनल प्रॉपर्टी है ना आज के डेट में, कि वो क्या आपका राइट है कि आपके पास प्रॉपर्टी हो सकती है, आपसे कोई छीन नहीं सकता है। तो ये कब बनता है? जब जनरल विल आता है। और जनरल विल कहाँ से आएगा? मास से आ रहा है ना, कॉमन आदमी से आ रहा है ना जनरल विल। तो कॉमन आदमी तो कभी भी नहीं बोलेगा कि आप जो है सो राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दो। तो इसलिए बोलता है कि पहले जो पोजेशंस थे जो कभी भी आपसे छीन सकते थे, वो अब क्या हो गए? लेजिटिमेट वेल्थ हो गए, क्योंकि रूल है और रूल के हिसाब से आपको वो वेल्थ मिल रहा है। फिर अचीवमेंट पे
प्रोवाइड्स आइडेंटिटी, अचीवमेंट प्रोवाइड्स आइडेंटिटी। अब आप नोबेल हो या नोबेल के सन हो, उससे आपकी आइडेंटिटी नहीं होगी, आपके लाइफ चांसेस उससे नहीं बढ़ेंगे। आपके लाइफ चांसेस किससे बढ़ेंगे? अचीवमेंट से बढ़ेंगे। इंडिया का जनरल विल का एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जनरल विल है। इंडिया में ना राइट टू प्रॉपर्टी तो है 300A, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है 300A, आर्टिकल 300A। फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। हाँ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, 300A है ना, आर्टिकल 300। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया हमारा एग्जाम्पल? जनरल विल का हो गया। जनरल विल का और एग्जाम्पल बताइए। इलेक्शन जो है वो जनरल विल के, मतलब डेमोक्रेसी। हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, जितने भी आप देखेंगे उसमें अभी भी क्या है? गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है। तो वो क्या दिखाता है? जनरल विल दिखाता है। क्या? हाँ, यूपीएससी भी एक हिसाब से जनरल विल है कि हाँ, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे जनरल विल। एक्चुअल विल के एग्जांपल्स दिखाए इंडिया में। और बताइए। और प्राइवेट सेक्टर जो होंगे वो एक्चुअल विल होंगे, लेकिन उसको स्टेट क्या करेगी? सीएसआर नॉर्म्स बना करके उसको जनरल विल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी। हाँ, तो वो क्या हो रहा है कि वो कंपनियां भले ही एक्चुअल विल पे चले, लेकिन उनको जनरल विल के लिए उसमें से कुछ परसेंटेज देना होगा। और बताइए एक्चुअल विल का एग्जांपल। हमारा रिलेशनशिप अदर स्टेट्स के साथ, वो नहीं, अदर स्टेट्स मतलब अदर नेशन स्टेट्स, कंट्री के साथ, हाँ, अपने बेनिफिट के हिसाब से, तो क्या हो गया? एक्चुअल विल हो गया। अब बताइए क्रिप्टो। हाँ हाँ, लीगलाइज कर दिया उन्होंने क्रिप्टो को। तो ये किसका पार्ट होगा क्रिप्टो को लीगलाइज करना? क्रिप्टो को अभी गवर्नमेंट ने तो लीगलाइज कर ही दिया ना, टैक्स टीडीएस लगा के उसको। हाँ, तो ये किस तरह के विल का एग्जाम्पल है? रियल विल है, क्योंकि हम इसको लीगलाइज करना भी नहीं चाहते, लेकिन एक सिंपैथी के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं? एमजी नरेगा किस चीज़ का एग्जाम्पल है? जनरल विल का है। रियल विल का एग्जाम्पल दीजिए इंडिया में। जनरल जनरल विल हो गया। हाँ, रियल विल। और एग्जाम्पल देखिए। पब्लिक सेक्टर बैंक तो जनरल विल है, क्योंकि वो स्टेट क्या, कौन सा स्कीम? नहीं, वो जनरल विल है ना कि आपने सेल्फ लव, वैक्सीनेशन। हाँ हाँ। और सो रियल विल का और एग्जाम्पल सोचिए, रियल विल कहाँ दिखेगा सोसाइटी में? जैसे जो बड़े लीडर्स होते हैं, महात्मा गांधी, नेहरू, भगत सिंह, इन लोगों ने कभी सेल्फ लव के लिए नहीं गए ना, ये तो सोसाइटी के लिए काम करते थे। ये किस चीज़ के एग्जाम्पल थे? रियल लव के एग्जाम्पल, रियल इसके विल के एग्जाम्पल थे। तो विल कितने तरह के हो सकते हैं? रूसो के हिसाब से 3 हो सकता है, एक्चुअल विल, रियल विल और जनरल विल। लेकिन इस आइडिया के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जनरल विल जब हम बोलते हैं, वो जनरल विल हिटलर के पास भी था। हिटलर को भी तो लेजिटिमेसी थी ना, लोगों ने तो उसको चुना ही था ना, या जो भी रूल्स थे उसके हिसाब से वो बनाता है। तो जनरल विल कई बार मेजोरिटेरियनिज्म का भी शेप ले लेता है, तो वायलेंस भी वो वहाँ से क्रिएट करेगा। रियल विल का और सोचिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जितने भी लॉज बने हैं, ये क्या बोलते हैं, क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल, वो सेल्फ लव के लिए नहीं है ना, वो तो एक सिंपैथी से आए हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, वो क्या है? रियल विल है, उसमें कोई सेल्फ लव नहीं है, कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। जो भी राइट्स हैं वो तो आपको आगे इसमें जनरल विल में, क्योंकि वो आपके राइट हैं।
एक्चुअल विल में आ गया जिसमें बस सेल्फ लव, जैसे इंडिया का रिलेशनशिप यूएसए से, इंडिया भी अपने फायदे के लिए कर रहा है, वो भी अपने फायदे के लिए कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा, एक्चुअल विल देखेंगे। हाँ, एक ब्रिटिश थिंकर था उसी टाइम, जॉन लॉक। तो ये सारे थिंकर किस चीज़ की बात कर रहे थे, सोसाइटी की बात कर रहे थे, कम्युनिटी राइट्स की बात कर रहे थे। जॉन लॉक आएगा और पहली बार बोलेगा इंडिविजुअल के राइट की बात। वो बोलेगा एवरी इंडिविजुअल इन एनी सोसाइटी हैज़ सम इनहेरेंट राइट्स, और अगर वो आप वो इनहेरेंट राइट्स उनसे ले लेते हो तो वो इंडिविजुअल की कोई डिग्निटी बचती नहीं है। तो इंडिविजुअल राइट्स के आइडिया भी सेम टाइम में इमर्ज हो रहे हैं। ये लोग इंडिविजुअल राइट्स के आइडिया के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे थे? नहीं, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या था, ये इंडिविजुअल के कॉन्सेप्ट पे थे ही नहीं। पहले इन्होंने फैमिली बनाई, फिर फैमिली के बाद सोसाइटी बन रही है। तो ये इंडिविजुअल्स को ये बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल क्या है, इंडिविजुअल को तो सोसाइटी क्रिएट करता है। एक बारबरिक सोसाइटी में एक बारबरिक इंडिविजुअल पैदा होगा, एक पीसफुल सोसाइटी में पीसफुल इंडिविजुअल पैदा होगा। तो इंडिविजुअल का कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन जॉन लॉक भी ये मानता था कि इंडिविजुअल्स डू नॉट हैव देयर ओन एग्जिस्टेंस, बट फॉर देयर डिग्निटी देयर शुड बी सम इनहेरेंट राइट्स गिवन टू एवरी इंडिविजुअल्स। इनका ये बोलना है कि जैसे इंडिविजुअल्स हैं, वो तो सोसाइटी क्रिएट कर रहा है इंडिविजुअल्स को, लेकिन सोसाइटी के अंदर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से परेशान भी तो हो सकता है। एक इंडिविजुअल को सोसाइटी के बाहर भी तो किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या है कि इंडिविजुअल्स के पास कुछ राइट्स होने चाहिए, इनहेरेंट राइट्स। ये राइट्स कहाँ हैं? सारे इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअलिटी का बेसिस ही है वो राइट्स। जैसे राइट टू लाइफ हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, राइट टू प्रॉपर्टी हो गया। हाँ, यूएस में आप देखो जो गन या ये सब की बात होती है, क्यों होती है कि लोग क्यों नहीं सपोर्ट में आते हैं गन बैन करो? क्योंकि वो बोलते हैं कि आप मेरे इंडिविजुअल फ्रीडम को खत्म कर रहे हो। आज आप गन बैन करोगे, कल आप कुछ और, कल आप जो है सो कुछ और बैन कर दोगे। और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब हुआ था तो उस टाइम क्या होता, लॉक के आइडिया जो थे, लाइफ, फ्रीडम और प्रॉपर्टी, तीन आइडिया जो लैंड लाइफ और, हाँ नहीं ये ब्रिटिश था, लेकिन अमेरिकन वॉर ऑफ देखिए अमेरिका क्या है ना कि अमेरिका कोई, जो आज के हम देखते हैं, कोई अलग से कंट्री नहीं है। वहाँ पे रेड इंडियंस थे, रेड इंडियंस थे। तो जब वहाँ पे हमला होगा ना कॉन्स्टेंटिनोपल पे, जब लोग भागेंगे वहाँ से, ट्रेडर्स और जो इंटेलेक्चुअल्स भागेंगे, तो बहुत सारे लोग चले जाएंगे यूएस, यूरोप से। तो ब्रिटेन से लोग गए यूएस, बाकी स्पेन से जा रहे हैं यूएस उस एरिया में रहने के लिए, अपना कॉलोनी वो क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए आप देखोगे उनके नाम कैसे होंगे, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क क्या यॉर्क था, यॉर्क के लोग वहाँ गए थे तो उन्होंने नया यॉर्क बनाया तो न्यूयॉर्क हो गया। कैम्ब्रिज आपको वहाँ भी मिलेगा। तो वहाँ पे नेशनलिज्म भी जो आया ना, अमेरिकन नेशनलिज्म, वो कैसे आया? साउथ वर्सेस नॉर्थ आया। जो नॉर्थ था वो क्या था? कैपिटलिस्टिक था। साउथ फ्यूडल था, एग्रीकल्चर था। तो एग्रीकल्चर को क्या चाहिए? अटैच लेबर चाहिए, तभी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव होगा। तो वो चाहता था कि स्लेवरी रहे। कैपिटलिज्म अगर स्लेवरी रखेगा तो उसके खर्चे बढ़ जाएंगे, क्योंकि लेबर आया, काम किया, हम जरूरत नहीं, हम लेबर को नहीं रखेंगे। स्लेवरी में तो आपको उसको खाना देना होगा, अगर बीमार होगा तो उसके लिए भी आपको करना होगा। क्यों? स्लेवरी क्या है? एक स्टेटस का भी सिंबल है। तो अगर जिसके पास जितने स्लेब्स होंगे उसका स्टेटस उतना हायर होगा। तो अगर किसी के स्लेब्स मर गए तो उसका स्टेटस तो नीचे चला जाएगा, और स्लेब्स बहुत कॉस्टली भी होते थे। तो वहाँ पे जो नेशनलिज्म या नेशन का आइडिया आया वो कैसे आया है कि जब ब्रिटिश से लोग गए तो उन्होंने उस सिटी के नाम पे कर दिया। जैसे मैनचेस्टर आपको वहाँ भी मिलेगा, तो उस सिटी के नाम पे कर दिया। और जो साउथ वाले थे, साउथ अमेरिका स्पेनिश बोलता था, उनको इंग्लिश आती भी नहीं थी। साउथ अमेरिका, नॉर्थ पूरा अमेरिका, जो सिविल वॉर हुआ था ना साउथ और नॉर्थ के बीच, तो जो अभी हम देखते हैं ना अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सदर्न में जो टेक्सास वक्सस ये सब आते हैं सदर्न अमेरिका है, और इधर नॉर्थ अमेरिका हो गया। सदर्न जो अमेरिका था उसकी लैंग्वेज भी स्पेनिश थी, उनको ज़बरदस्ती इंग्लिश सिखाई गई, आज भी वो स्पेनिश बोलते हैं वो।
यूएस के अंदर ही। स्लेवरी भी जो साउथ पार्ट में थी ना। हाँ, साउथ पार्ट में, क्योंकि एग्रीकल्चर था उनका, इनका क्या था, इंडस्ट्रीज था। तो जब आपका अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होगा तो कौन अधिक सबसे आगे रहेगा? नहीं, नॉर्थ। साउथ तो ट्रेडिशनल सिस्टम था, वो उसको क्या फर्क पड़ता है। इनको क्या था, इनको जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे तो इनको एक्सपोर्ट करनी थी चीज़ें। एक्सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, अपने हिसाब के रूल्स चाहिए। तो जैसे नेविगेशन एक्ट आया कि आपको किसी भी चीज़ को एक्सपोर्ट करने के लिए यूएसए से जो अमेरिकन शिप्स होंगे उसी में ले जा सकते हैं, किसी ये ब्रिटिश शिप होंगे, यूके के शिप उसी में ले जा सकते हैं। तो इनको लगा कि अब यूके की शिप तो कुछ भी पैसा मांग सकता है, उसकी मोनोपोली हो गई। इसलिए बोलते हैं अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज ए वॉर अगेंस्ट मर्केंटलिज्म, क्योंकि उस टाइम की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो क्या थी, मर्केंटलिज्म थी। क्या था मर्केंटलिज्म का मीनिंग? कि जो मदर कंट्री है उसको उसके प्रॉफिट के लिए पॉलिसीज बनेंगे। तो ब्रिटिश इंडिया में आएंगे तो वही पॉलिसीज बनाएंगे जैसे ब्रिटेन को प्रॉफिट हो। तो यूएस में भी क्या था कि जो पॉलिसीज बने उससे ब्रिटेन को प्रॉफिट हो रहे थे। तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज ए वॉर अगेंस्ट मर्केंटलिस्ट कैपिटलिज्म। तो जॉन लॉक बोला कि एवरी इंडिविजुअल हैज सम इनहेरेंट राइट्स। तो 3 राइट्स की वो बात करता है। पहला, राइट टू लिव। हाँ, लाइफ, उसी को राइट टू लिव वो बोलता था, राइट टू लिव। राइट टू प्रॉपर्टी, और उस टाइम था राइट टू लैंड, क्योंकि प्रॉपर्टी का आइडिया उस टाइम लैंड से देखा जाता था। तो राइट टू लैंड और प्रॉपर्टी, एंड राइट टू पर्सनल फ्रीडम और इंडिविजुअल फ्रीडम। तो ये एनलाइटनमेंट थॉट्स थे। अब आप देखोगे ये एनलाइटनमेंट थॉट्स मॉडर्न टाइम के सारे कंट्री के रूल्स रेगुलेशन के पार्ट है। सेपरेशन ऑफ पावर्स का आप कॉन्सेप्ट ले लो, जो भी मॉडर्न तरीके से ऑर्गेनाइज है कोई भी सोसाइटी। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर लो, राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू लाइफ की बात कर लो। तो एनलाइटनमेंट थॉट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? फ्रांस से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले वो इंस्टीट्यूशनलाइज कहाँ होगा? यूएसए में होगा। तो फ्रांस से इनिशिएट हो रहा है, यूएसए में नहीं, सारे एनलाइटनमेंट थॉट्स जो हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से लेकर के, सेपरेशन ऑफ पावर से लेकर के, रोल ऑफ रिलीजन के आइडिया से लेकर के, एमर्ज हो रहे हैं फ्रांस में। सबसे पहले इंस्टीट्यूशनलाइज कहाँ होंगे? यूएसए में, और उसके बाद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम मानते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ ह्यूमैनिटी, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपको हर जगह दिखेगा, कहीं भी आप चले जाओ। तो इनिशिएटेड इन फ्रांस, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन यूएसए, देन स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में भी आपको दिखते हैं यही लिबर्टी, यही फ्रीडम, इक्वालिटी के आइडियाज़, राइट्स के आइडियाज़, लेबर राइट्स की जो बात करते हैं, तो सारे राइट्स के आइडिया यहाँ पे आएंगे। तो जो इनलाइटनमेंट थॉट थे, इन्होंने क्या किया, वहाँ पे जो मिडिल क्लास था उन्होंने इस इनलाइटनमेंट थॉट को प्रोपोगेट किया कॉमन मासेज में, और कॉमन मासेज वेंट फॉर दिस फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब होगा तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बेसिक फिलॉसफी क्या थे? पहला था सेंट्रलाइजेशन, मीन्स पावर विल बी सेंट्रलाइज्ड बट दिस पावर विल बी रेगुलेटेड बाय रूल्स एंड लॉज। लेकिन पावर क्या होगी? सेंट्रलाइज्ड होगी। हाँ, उस मोनार्की नहीं, अभी तो डेमोक्रेसी की बात हो जाएगी ना, तो वोटिंग होंगे। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होगा उसका वहाँ पे डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश होगी। वो फिर से डेमोक्रेसी को नेपोलियन क्या करेगा? हटा देगा उस डेमोक्रेसी को।
नहीं, पावर सेंट्रलाइज्ड होगी। जैसे पावर ऑफ वायलेंस वो स्टेट के पास होगी, तो सेंट्रलाइज होगी ना पावर, कि अब लोग वायलेंस नहीं कर सकते, बस अब स्टेट वायलेंस कर सकती है, सेंट्रलाइजेशन। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, सारे लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सारे आइडियाज जो हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के होंगे। फिर होगा सेकेंडरी रोल ऑफ रिलीजन, और रिप्लेसमेंट ऑफ रिलीजन बाय साइंस। ऑफ रिलीजन बाय साइंस। तो क्या होगा वहाँ पे, जो चर्च होंगे या रिलीजियस प्लेसेज होंगे उनको लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में। हाँ, क्योंकि वो बोलेंगे चर्च की ज़रूरत ही नहीं है पब्लिक प्लेस में, आप प्राइवेट स्पेयर में रिलीजन को रखो। तो चर्च वहीं पे एग्जिस्ट करेंगे, फ्रांस में, पेरिस में खास तौर पे, जो पब्लिक व्यू से बाहर थे वो चर्च को छोड़ दिया जाएगा। जितने भी पब्लिक व्यूज़ में चर्च होंगे दे विल बी कन्वर्टेड इनटू स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और एनी अदर इंस्टीट्यूशंस फॉर कॉमन मासेस। ये 1780 से चालू हो रहा है 1815 तक। तो रिप्लेसमेंट ऑफ रिलीजन बाय साइंस हो रहा है। आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, क्या है आइडिया ऑफ प्रोग्रेस? कि इफ, हाँ, कि अगर साइंटिफिक, हाँ, कि साइंटिफिक मेथड हम यूज करेंगे तो सोसाइटी प्रॉस्परस होगी, लोगों के पास अधिक राइट्स होंगे, इंडिविजुअल अपने फ्रीडम को अधिक अच्छे से यूज कर सकता है। सो आइडिया ऑफ प्रोग्रेस विल ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ, वॉज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखिए, सेंट्रलाइजेशन दो तरीके से होता है। एक होता है सेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन का, जैसे इंडिया में कैसे सेंट्रलाइज होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यूनिट्स बनाए जाते हैं। सबसे पहले विलेज होगा, फिर ब्लॉक होगा, सब डिवीज़न होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्या होगा आपका स्टेट होगा, स्टेट के ऊपर फिर सेंटर्स होंगे। तो सारा पावर कहाँ फ्लो कर रहा है फाइनली हायरार्की में? सेंटर के पास। सेंट्रलाइजेशन हो गया। मोनार्की में क्या होगा? पॉलिटिकल कैपिटल होगा, वहाँ पे उनकी पावर चलेगी। जो रूरल एरियाज होंगे उसमें कोई नॉबल होगा जो अपना पावर चलाएगा, वही रूल्स। हाँ, नोबेल उसमें क्या करेगा, जब भी स्टेट को होगी मर्सिडीज की ज़रूरत तो वो वॉर लड़ने आएगा उनके लिए और उनको टैक्स पे करेगा। तो ये क्या हो गया? डिसेंट्रलाइज हो गया। नहीं, सेंट्रलाइज नहीं होता। किंग से होती है, लेकिन उनके पास कैपेसिटी नहीं। जैसे ये मान लेते हैं कोई किंगडम है, ये हो गया पॉलिटिकल कैपिटल। अब स्टेट के पास इतनी कैपेसिटी है नहीं कि यहाँ पे वो रूल कर सके बॉर्डर्स पे। हाँ, तो मोनार्की, नहीं, मोनार्की की हम बात कर रहे हैं। तो किंग के पास न तो अथॉरिटी है, न स्टैंडिंग आर्मी है उतनी बड़ी कि वो बॉर्डर को भी मैनेज कर सकती है, ना उसके पास इतने पैसे हैं कि वो हर किसी को वो दे सकता है। तो किंग क्या करेगा, यहाँ पे उसने एक नोबेल को अपॉइंट कर दिया। वो क्या करता था, उसको बोला कि तुम 20% टैक्स उससे लेकर के हमको पे कर देना, 5% तू रख लेना। अब नोबेल क्या करेगा, वो 30% टैक्स लेगा उनसे, 40% टैक्स लेगा, क्योंकि किंग के पास कॉमन आदमी को यहाँ से यहाँ आ भी नहीं सकता है। तो वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता था। अब क्या होगा, अब जब स्टेट बनेगी फ्रांस में, आपको दिखाते हैं सेंट्रलाइजेशन कैसे कैसे होगा। आज के डेट में जो ये रोड्स बनते हैं वैसे बनते हैं। नहीं, 90 डिग्री पे रोड्स होते हैं। पता है 90 डिग्री पे रोड्स इंडस वैली में भी थे। क्यों होते हैं 90 डिग्री पे रोड्स? क्या? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ये कॉन्सेप्ट आया मॉडर्न टाइम में। नहीं, जैसे देखो दिल्ली है, दिल्ली में अभी मान लेते हैं किसी भी सिटी में टेररिस्ट अटैक होता है, तो स्किल्ड पर्सनल आते हैं। पता है उनको रोड की उनको ज़रूरत नहीं होती कि एक दिन घूमेंगे वो रोड पे। उनको पता है हर रोड 90 डिग्री पे ही टर्न होना है,
रोड ऐसे जाएगा, वो मैप देखेंगे, शायद आप मैप देखना, हमेशा टर्निंग 90 डिग्री पे होगा। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो मर्सिडीज आए, मोनार्क ने मर्सिडीज को बुलाया, जो भी इनके नॉवेल थे, तो वो तो विलेज में रहते थे, तो रोड्स वहाँ पे ऐसे थे उस टाइम, जिसको जैसे मन कर रहा है वैसे बना रहा है। अभी भी आप पुराने आप जाओगे पेरिस में देखोगे ऐसे ही रोड्स हैं। तो जब अब मर्सिडीज आए तो जो लोकल लोग थे उनको तो सारे रास्ते पते थे, तो ये जब जाते थे उनको पकड़ने वो तो भाग लेते थे, लेकिन इनसे कुछ हो नहीं पाता था। तो जैसे रिवॉल्यूशन होता है तो सबसे पहला चेंज आता है कि अब आर्मी होगी, जो स्टेट होगा उसकी स्टैंडिंग आर्मी होगी, अब वो मर्सिडीज पे नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, रोड्स को हम 90 डिग्रीज पे टर्न करेंगे, कि सबको पता है कि रोड आगे जाके 90 डिग्री पे टर्न होकर फिर वो अगले रोड से ही मिलेगा। डेड एंड नहीं होते रोड्स पे, आप देखना गली जो होते हैं वो बस डेड एंड होता है, नहीं तो रोड्स कभी डेड एंड नहीं होगा, किसी न किसी से कनेक्ट होगा। तो एक साइंटिफिक वे लाया गया अर्बन प्लानिंग का, जिससे क्या होगा, मासेज जब आगे प्रोटेस्ट करेगी तो उसको अच्छे से कंट्रोल में किया जा सके। फिर आपको सेंट्रलाइजेशन का आइडिया बताया था कि उन्होंने सेंट्रलाइजेशन के आइडिया को एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के बाकी डोमेन्स ऑफ लाइफ में भी लाया। तो पेरिस यहाँ है, आपको यहाँ से यहाँ जाना है, लेकिन आप जाओगे कैसे, ट्रेन से, ऐसे ट्रेन ऐसे जाएगी, जिससे जो सेंटर है उसका पूरे एरिया पे कंट्रोल हो। ये क्या हो गया, सेंट्रलाइजेशन का आइडिया हो गया। रिलीजन का सेकेंडरी रोल कैसे होगा, एक तो अपोजिशन है ही कि पब्लिक प्लेस में आप रिलीजियस सिंबल्स शो नहीं कर सकते हो, रिलीजन का कोई भी रोल नहीं होगा पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में। तो ये क्या दे रहा है, सेक्युलर कैरेक्टर दे रहा है। लेकिन जब हम फ्रांस का देखेंगे तो उनका जो सेक्युलर कैरेक्टर है वो किस पे है, वो कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन पे है। रिलीजन हमारा नहीं है, सब हमारा इक्वल डिस्टेंस पे है। हाँ, उनका है कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी या कोई भी पब्लिक सेरेमनी में रिलीजियस सिंबल्स यूज नहीं होंगे। शादी एक प्राइवेट अफेयर होता है ना, शादी पब्लिक नहीं हुआ ना, शादी तो आपके आसपास के जो लोग हैं वही आते हैं। पब्लिक हो गया जैसे क्रिकेट मैच, इलेक्शंस, हॉस्पिटल्स, तो हॉस्पिटल जो है वो रिलीजियस नहीं होंगे। अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी हॉस्पिटल खोलेगा तो उसको सेक्युलर सिंबल शो करने होंगे। यूनिवर्सिटीज़ भी सेक्युलर होंगे, रिलीजियस यूनिवर्सिटीज़ नहीं होंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, इसलिए वहाँ पे बहुत अधिक कॉन्फ्लिक्ट होता है कि अगर कोई भी रिलीजियस सिंबल शो कर रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या स्कूल्स में, आप सुनते होंगे हिजाब पे हो गया, फिर पगड़ी पे, तो इन सब पे वहाँ पे क्यों, क्योंकि हाँ, क्योंकि वहाँ पे अलाउड ही नहीं है पब्लिक में। और स्टेट ही नहीं, वहाँ पे जो पीपल हैं वो भी आपको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। तो इसका क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम दिखता है, माइनॉरिटीज जो वहाँ पे रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो अपने प्रैक्टिस को वहाँ प्रोफेस नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप कौन सा है, इस्लाम है। कहाँ से आए हैं वो, क्या इनके जहाँ जहाँ रूल्स थे फ्रेंच के, वहाँ से वो आए। तो उनकी स्टेटस आज के डेट में बहुत ज़्यादा ख़राब है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। हाँ, वहाँ पे। और आप एक चीज़ देखना कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कितना अधिक इम्पैक्ट है, वहाँ जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं वो वायलेंट होते हैं। छोटा सा भी प्रोटेस्ट होगा, अगर पुलिस आएगी तो वायलेंस होगा। तो वहाँ पे कभी प्रोटेस्ट होगा तो रायट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि लोगों का, और पुलिस इस तरह जैसे इंडिया में लाठी चार्ज कर देती है ना, उस तरह वहाँ नहीं कर सकते। तो उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे चेंजेस फ्रेंच सोसाइटी ने इंट्रोड्यूस किए। हाँ, क्या नहीं, यूसीसी क्या होता है, यूसीसी आप सिविल कोड होता है आपके इनहेरिटेंस के बारे में, या डिवोर्स, या जो शादी होती है उसके बारे में। उसका जो प्रोसेस होता है वो तो रिलीजियस ही होंगे, वो तो चर्च में ही होंगे ना शादी, या चर्च में होंगे या कोर्ट में, कोई कोर्ट में करता है, कोई मैक्सिमम लोग अभी भी चर्च में करते हैं। बस अगर किसी इन केस लेजिटिमेसी ऑफ जो मैरिज है वो कौन कंट्रोल करता है, कि यूनिफॉर्म लॉ से स्टेट कंट्रोल करता है। लेकिन जो प्रैक्टिसेज हैं मैरिज के, रिचुअल्स हैं, वो तो होंगे रिलीजियस। तो सेक्युलर स्टेट का बर्थ हो रहा है, सेक्युलर आइडियाज़ का बर्थ हो रहा है।
तब इसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, यूरोप के अदर कंट्रीज में जाने स्टार्ट होंगे। तो अदर कंट्रीज में जब जाने स्टार्ट होंगे तो उसका हमको क्या इम्पैक्ट दिखेगा, हमको ब्रिटेन में दिखेगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो ये भी क्या था, ये भी एक रिवॉल्यूशन है जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो कल इसको देखेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने क्या चेंजेस लाए और क्या सब्जेक्ट मैटर्स जो है सोशियोलॉजी को मिले। सर ये जो हाँ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया। सर ये जो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट है? नहीं, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होंगे तो जो मासेज है वो सेम चीज़ें डिमांड करेगी कि हमको भी इक्वालिटी चाहिए, लिबर्टी चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तो उनका मैग्ना कार्टा पहले बन चुका था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था सही से। तो वहाँ पे भी डिमांड उठेंगे, तो सबसे पहले डिमांड कौन उठाएगा, पीजेंट उठाएगा। तो अब क्या होगा, वहाँ पे सिस्टम चेंज होंगे, लैंड का एनक्लोजर मूवमेंट होगा। तो स्टेट खुद क्या करेगी कि लोगों को लेबर मार्केट, पीजेंट से, एग्रीकल्चर मार्केट से रिप्लेस करके इंडस्ट्रीज़ के लिए लेबर क्रिएट करेगी। अब एग्रीकल्चर में तो बहुत एक लेबर इन्वॉल्व होगा क्योंकि मैनुअल है। तो ये सारे लेबर, अब एग्रीकल्चर बंद, तो ये सारे लेबर कहाँ जाएंगे, इंडस्ट्रीज जाएंगे। तो चीप लेबर मिलेगा इंडस्ट्रीज़ को। तो इंडस्ट्रियल, कोई भी इंडस्ट्री किस चीज़ पे चलता है, तीन चीज़ पे चलता है, कैपिटल, और मशीन। तो नहीं, कैपिटल को अलग रखते हैं, मशीन को अलग रखते हैं उससे। तो जैसे कैपिटल हो गया, तो ये कहाँ से आएगा, जो लैंड ओनर होंगे, एनक्लोजर मूवमेंट, उनकी लैंड जाएगी, उनको पैसे मिलेंगे, वो कैपिटल वहाँ इन्वेस्ट होगा। लेबर, एग्रीकल्चरल लेबर जो है वहाँ से क्या करेगा, जब एग्जिट करेगा तो इंडस्ट्री में चीप लेबर बनेगा, वो तैयार होगा किसी भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन के लिए। और मशीन्स क्या होगा, जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशंस होगा, एनलाइटनमेंट और रेनासा के आइडिया से, स्टीम इंजन बनेगा, ये टेक्सटाइल के नए नए इक्विपमेंट्स बनेंगे। तो वो क्या करेगा, वो मशीन्स प्रोवाइड करवाएंगे। तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, कैपिटल अवेलेबल हो गया और लेबर अवेलेबल हो गया। तो किसी भी सोसाइटी में इंडस्ट्री के लिए यही तीन चीज़ें चाहिए। जैसे इंडिया में हम बात करते हैं, हम बोलते हैं कि जो भी चाइना में जैसे ओल्डर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास चीप लेबर है, हमारे पास कैपिटल और मशीन्स नहीं है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करेगी, कैपिटल्स प्रोवाइड करवाएगी और मशीन्स भी प्रोवाइड करवाएगी। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे वो मूवमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होगा। थैंक यू अभी।